हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन केमिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो 2023 का केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर था फॉर साइंटिस्ट बी पोस्ट। तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में बेसिकली। सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना पैटर्न जो है एग्जाम का पैटर्न फॉर साइंटिस्ट बी पोस्ट वो 2023 में जो पेपर कंडक्ट किया था उसी साल से इन्होंने चेंज कर दिया। और जो पेपर था बेसिकली पेपर का पैटर्न वो कंप्लीटली इन्होंने टेक्निकल कर दिया था। मींस लाइक अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो पेपर है वो कंप्लीटली टेक्निकल मींस गेट का सिलेबस से इन्होंने जो है पेपर स्टार्ट कर दिया था। गेट में जो आपके लाइक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, देन 1 मार्क्स के लाइक एमसीक्यूज आते हैं, देन 1 मार्क्स के एनएटीज या फिर एमएसक्यूज रहते हैं, देन उसके बाद में आपके 2 मार्क्स के एमसीक्यूज, देन 2 मार्क्स के एनएटीज है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं है ना, देन इसके बाद प्लस उसमें उसमें 2 मार्क्स के भी एमएसक्यूज, इस तरीके का पैटर्न कर दिया था। तो आप बोल सकते हो सिमिलरली गेट का पैटर्न हो गया। गेट में बस इतना सा डिफरेंस है कि 65 क्वेश्चंस होते हैं और वो बेसिकली 3 ओवर का एग्जाम होता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया बेसिकली कि जो क्वेश्चंस है वो 50 बेसिकली पूछेंगे और एग्जाम का जो टाइम है वो 2 ओवर है। इतना ये बस इन्होंने चेंज किया। सिमिलरली आपके 1 मार्क्स का पैटर्न रहता है, फिर 2 मार्क्स का पैटर्न होता है। 1 मार्क्स में जो लाइक एमएसक्यूज और जो एनएटीज होते हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट 1 मार्क्स वाले जो एमसीक्यूज होते हैं सिमिलरली 2 मार्क्स के एमसीक्यूज उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और 2 मार्क्स के भी एमएसक्यू और जो एनएटीज उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग। तो एक्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार कंप्लीटली स्कीम हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है फॉर साइंटिस्ट बी पोस्ट वो देख सकते हो आप। ड्यूरेशन जो है 2 और रहेगा जैसे कि मैंने बोला। सो इसमें एमसीक्यूज पूछते हैं जिसमें सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और ये जो है 20 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के एमसीक्यूज और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से 40 मार्क्स के तो आपके हो गए एमसीक्यूज, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स के लिए नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा 1/6, 2 मार्क्स के लिए कितना रहेगा 2/6, मतलब 1/6 हो गया 1 मार्क्स का, और 2/6 2 मार्क्स का है ना। तो 40 मार्क्स हो गए। देन उसके बाद एमसीक्यूज मींस मल्टीपल आंसर टाइप एंड एनएटी बेसिकली न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना। सो ये जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हो आपकी 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस है। टोटल 30 मार्क्स हो गए। पेपर जो है 70 मार्क्स हो गए। इन एमसीक्यूज और एनएटी में आप देख सकते हो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो टोटल क्वेश्चन 1 मार्क्स के कितने पूछते हैं 30 और 2 मार्क्स के 20, और ओवरऑल हो गए आपके 50 क्वेश्चन बेसिकली। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो 70 मार्क्स हो गए। ये बेसिकली आपका रहेगा पैटर्न। तो ये 2023 का पैटर्न है। ऑलरेडी इन्होंने इस बार का जो स्कीम है वो भी रिलीज कर रखा है, और आप देख सकते हो कि इवन पेपर जो है इस साल का वो बेसिकली 21 जून को है। तो हार्डली आपके पास में 1 वीक का टाइम है। तो जितना यूटिलाइज हो सकता है आप यूटिलाइज करो इसको, है ना। जिसमें कि हम अभी देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन से पहले, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि ओके लास्ट इस 1 वीक में आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट की आपको रिवीजन करनी चाहिए, है ना, उसकी हम बात करते हैं। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर कंप्लीट जो है पेपर का वेटेज, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज था केमिकल इंजीनियरिंग की साइंटिस्ट बी पेपर में 2023 का जो पेपर था, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया जिसमें मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, प्रोसेस कंट्रोल मींस आईपीसी या फिर पीडीसी जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल, देन प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो सारे कोर सब्जेक्ट है। अदर देन कोर सब्जेक्ट आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स से पूछा जाता है और एप्टीट्यूड नहीं पूछते हैं, है ना। एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो एग्जैक्टली गेट का ही सिलेबस रहेगा, गेट का ही पैटर्न रहेगा, बस एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया ब्रॉडली समरी। और अगर वेटेज की बात करें तो देख सकते हो मास ट्रांसफर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, देन इसके बाद में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, और फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 मार्क्स के। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज था इन कोर सब्जेक्ट का था मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, देन फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद देखो आप हीट ट्रांसफर, प्रोसेस कंट्रोल, और उसके अलावा प्रोसेस कैलकुलेशन, पीसी प्रोसेस कैलकुलेशन, जिसे हम लोग गेट में बेसिकली माइनर सब्जेक्ट मानते हैं, बट यहाँ पर एज ए कोर सब्जेक्ट इसमें मतलब जो वेटेज है इसका 88 मार्क्स का रहा है अलोंग विद हीट ट्रांसफर एंड प्रोसेस कंट्रोल की। ठीक है, तो प्रोसेस कैलकुलेशन आप बोल सकते हो ये एक डिफरेंस है थोड़ा सा, कि हार्डली आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गेट में, बट यहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बड़े 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एनएटी टाइप के, वो क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे गए इससे, है ना। बाकी 1 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोसेस कैलकुलेशन से मींस इससे ये आपको आइडिया लगता है कि मेरा पेपर जो ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है। थ्योरेटिकली कम क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकली ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज प्रोसेस कैलकुलेशन में न्यूमेरिकली मतलब सोल्व करने वाले काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। रिसाइकल्स हो गए, है ना, देन उसके बाद में हीट
हीट रिएक्शन वगैरह, वहां पर अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोसेस कैलकुलेशन में बनते हैं। देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से देखो, बड़ा सब्जेक्ट है बट ओनली 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, अच्छा खासा वेटेज आप बोल सकते हो बट बहुत ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली अगर हम लोग अदर सब्जेक्ट की बात करें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिक्स है, मतलब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया, फुगासिटी से भी पूछा गया है। मींस आप बोल सकते हो कि मेरा सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स प्लस क्लासिक दोनों रहता है ना, बट बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ पर नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का। देन प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के पूछे गए, तो बड़े क्वेश्चन कोई भी नहीं आप देख सकते हो प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में। बट गेट में आप देखोगे कि हमेशा आपको 2 क्वेश्चन प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स से 2 मार्क्स के देखने को मिलते हैं एनआईटी टाइप के, बट यहाँ वो नहीं है। यहाँ इसको प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स से मैं बोलूंगा कि एक ही क्वेश्चन था बेसिकली आई थिंक ब्रेकडाउन पे, बट बाकी जो क्वेश्चन था एक मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे था, कोरोजन से रिलेटेड बेसिकली यूनिट पूछी गई थी कोरोजन मेजरमेंट की। देन उसके अलावा एक क्वेश्चन इन्होंने बेसिकली पूछा था स्टीम ट्रैप पे, है ना, स्टीम ट्रैप की डिजाइन कैसी होती है, मतलब क्या पर्पज उसका रहता है। तो मैंने उसको प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में कंसिडर किया बिकॉज जो डिजाइन का बात हो गया ना, डिजाइन के बारे में पूछ रहा है कि जो आप ट्रैप वगैरह डिजाइन करते हो ना, ट्रैप जो रहती है स्टीम ट्रैप, तो उनका डिजाइन आप प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ना अगर पढ़ते हो तो, अदरवाइज आपको बेसिक आप इसे इंडस्ट्रियल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो ना कोरोजन वाले को। तो प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स से थोड़े इंडस्ट्रियल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन मैकेनिकल ऑपरेशन से 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। देन केमिकल टेक्नोलॉजी से 1 मार्क्स। तो ये भी एक थोड़ा अलग है कि केमिकल टेक्नोलॉजी से बहुत कम पूछा जा रहा है। बाकी जो पीएसयूज एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपको देखोगे कि आप 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर टोटली डिफरेंट, बिकॉज मैंने बोला न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर रहने वाला है। तो केमिकल टेक्नोलॉजी से अगर क्वेश्चन रहेंगे तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर होगा, जो कि जनरली पीएसयूज के पेपर होते हैं, वहां आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम टाइम आपके पास रहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन गेट की तरह कम है, टाइम आपको बेसिकली 2 और कंप्लीट मिल रहा है ना। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि जो पेपर बेसिकली रहेगा सीपीसीबी का, वो गेट की तरह ही न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर रहता है। थ्योरी इसमें नो डाउट 1 मार्क्स की क्वेश्चंस और एमएसक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थ्योरी है, बट न्यूमेरिकली मैं बोलूंगा ज्यादा है यहाँ पर, है ना ओवरऑल। तो इसी तरीके से आप कोर सब्जेक्ट जो है उनके आप ज्यादा रिवीजन करो, जितने ज्यादा हो सकते हैं आप क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे कि आपको हेल्प हो सके, है ना, इस पेपर में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन की बात। सो यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है बिकॉज 2022 का वो रिक्रूटमेंट था, 23 में उसका पेपर कंडक्ट हुआ था। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर चुके हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक बेसिकली सेक्शन 1 रहेगा, जो कि 1 मार्क्स का रहेगा, है ना, कैरी 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 31 से 20 जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन 2 में, वो 2 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 1 हम पहले डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेसिकली, जहां पर फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज रहेंगे, जहां पर 1/6 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपके लाइक एनएटी प्लस एमएसक्यूज रहेंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देन सेक्शन 2 जो है बेसिकली उसमें 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज रहेंगे 2 मार्क्स के। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 से 40 हो गए एमसीक्यूज। देन क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50 जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एनएटी प्लस एमएसक्यूज क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, तो सेक्शन 1 हम स्टार्ट करते हैं, और जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देख लेंगे कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का, ये मास ट्रांसफर का बेसिकली क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर एमटी लिख देते हैं। तो ये बेसिकली सरफेस रिन्यूअल थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। डेंकवर्थ थ्योरी ऑफ मास ट्रांसफर इज नोन एज surface renewal theory. This theory is based on the model parameter known as the fractional rate of surface renewal. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शनल रेट ऑफ सरफेस रिन्यूअल जो है उसकी यूनिट इन्होंने पूछी है। तो अगर आपने गेट के पीवाईक्यूज अच्छे से किए हैं, गेट की पीवाईक्यूज अगर अच्छे से आपने किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली आपको इसकी यूनिट याद भी रहेगी कि पर सेकंड बेसिकली 1/s टाइम जो है बेसिकली इसकी यूनिट रहेगी। ओके, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं कैसे ये आंसर आता है। सो अकॉर्डिंग टू डेंकवर्थ थ्योरी हम लिखते हैं कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्यूजिविटी के। इसके साथ ही हम लिखते हैं कि KL इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्यूजिविटी इनटू यहाँ पर सरफेस रिन्यूअल, कैपिटल एस से मैं इसे लिख रहा हूँ, सरफेस रिन्यूअल फ्रैक्शनल रेट ऑफ सरफेस रिन्यूअल, जिसे हम कैपिटल एस से लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट जैसा कि मैंने बोला आपको डायरेक्टली याद हो सकती है, निकाल भी लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मास ट्रांसफर जो कोफिशिएंट है उसकी यूनिट बेसिकली होती है मीटर पर सेकेंड, और डिफ्यूजिविटी की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है बेसिकली, डिफ्यूजिविटी की अगर हम बात करें तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम इजीली यूनिट बैलेंस कर सकते हैं कि एस जो है बेसिकली वो हो जाएगा KL स्क्वायर अपॉन ऑफ डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लेंगे, देन डिफ्यूजिविटी की यूनिट जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यूनिट बेसिकली आपको मिल जाएगी 1/s। तो ये बेसिकली सेकंड मींस 1/टाइम यहाँ पर जो है यूनिट रहने वाली है। ओके,
तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आया था डायरेक्टली। अगर आपको याद है तो आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं भी पता है तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली जो है इसकी यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया मास ट्रांसफर का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डायमेंशनलेस नंबर से पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को आप मास ट्रांसफर का भी पकड़ सकते हो या फिर हीट ट्रांसफर का भी पकड़ सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन डायमेंशनलेस नंबर से पूछा गया है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि विच डायमेंशनलेस नंबर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ मास ट्रांसफर प्रोसेस। तो इसे हम लोग अगेन मास ट्रांसफर का ही क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, बिकॉज मास ट्रांसफर के लिए पूछा है कि प्रांड्टल नंबर के एनालॉग कौन सा बेसिकली यहाँ पर डायमेंशनलेस नंबर होता है। तो अगेन इसमें भी आपको कुछ सोचना नहीं है। आपने अगर गेट के क्वेश्चन पढ़े हैं अच्छे से गेट की प्रिपरेशन की है तो विद इन सेकंड आप इसका जो आंसर कर सकते हो कि स्कीमेट नंबर जो है वो हम यूज करते हैं एज ए प्रांड्टल नंबर का एनालॉग इन मास ट्रांसफर। ठीक है, तो इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते, मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह आप देख सकते हो कि ओके अगर हम बात करें स्कीमेट नंबर की जो कि एससी है ना, एससी से हम इसे लिखते हैं। स्कीमेट नंबर जो रहता है वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसे आप न्यू से लिखते हो काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन मास डिफ्यूजिविटी। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डी जो है बेसिकली वो मास डिफ्यूजिविटी हो गया, जिसे आप डीएबी भी लिख सकते हो, मास डिफ्यूजिविटी है ना। सिमिलरली प्रांड्टल नंबर की अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर में तो वो भी अगेन काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। वहां पर मास डिफ्यूजिविटी की जगह क्या आ जाता है, बेसिकली थर्मल डिफ्यूजिविटी आ जाता है। तो आप देख सकते हो सिमिलरली है यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन यहां पर थर्मल डिफ्यूजिविटी आ जाएगा। तो आप कंपेयर कर पा रहे हो कि हाँ यही बेसिकली जो है स्कीमेट नंबर जो है वो मास ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर जो प्रांड्टल नंबर होता है उसका एनालॉग होगा। जस्ट थर्मल को हमने किससे कन्वर्ट कर दिया, मास डिफ्यूज थर्मल डिफ्यूजिविटी को मास डिफ्यूजिविटी से बेसिकली हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो कंप्लीट है ये भी सिंपल क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अगेन आप बोल सकते हो ये भी मेरा मास ट्रांसफर का लगातार क्वेश्चन था, जो पेक टावर अब्जॉर्प्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मास ट्रांसफर पूछा है। ए पेक टावर यूज्ड टू अब्सॉर्ब ए सॉल्यूट फ्रॉम ए बाइनरी गैस मिक्सचर बाय ए लिक्विड ऑपरेटिंग एट स्टेडी स्टेट। द प्रोसेस कंडीशन आर सच दैट बोथ द ऑपरेटिंग एंड इक्विलिब्रियम कर्व आर लीनियर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब ऑपरेटिंग कर्व एंड इक्विलिब्रियम कर्व जो है वो लीनियर है और इनकी स्लोप जो है ऑपरेटिंग कर्व की एस ओ से लिखा है मींस फॉर ऑपरेटिंग लाइन स्लोप और एस ई मींस फॉर इक्विलिब्रियम लाइन स्लोप रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है अब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है फॉर ए पैक टावर यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि अब्जॉर्प्शन फैक्टर देखिए अब्जॉर्प्शन फैक्टर बेसिकली क्या होता है, अब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन अपॉन ऑफ स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन। अब स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन आपको पता होनी चाहिए कि L बाई जी होती है और स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन हमें गिवन रहती है M की फॉर्म में। तो यहां पर बेसिकली हमें अब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या मिल जाएगा, L अपॉन ऑफ M इंटू जी, ये आ गया बेसिकली। ओके, सो ओके यहां पर इतना हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि अब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है वो बेसिकली एस ओ अपॉन एस ई है। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें, बेसिकली ऑप्शन डी, एस ओ अपॉन स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन अपॉन ऑफ स्लोप ऑफ इक। कई बार हमें ये चीज पता नहीं होती, हमें उल्टा याद रहता है कि ओके एल अपॉन ऑफ एम जी जो है एम इंटू जी जो है बेसिकली वो आपका अब्जॉर्प्शन फैक्टर है, तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इनको डिवाइड करने से बेसिकली आता है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन फैक्टर हम कब डिफाइन करते हैं, व्हेन बोथ द ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्विलिब्रियम लाइन जो है वो आपकी लीनियर रहे, है ना, उस केस में हम अब्जॉर्प्शन फैक्टर डिफाइन करते हैं जो कि रेशियो होता है स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन टू द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन। करेक्ट है, इजी क्वेश्चन था, ये भी गेट में बहुत बार पूछा गया है सिमिलर। तो गेट से आप बोलोगे कि 1 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन हो गए या फिर इवन 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो काफी सिमिलर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप अभी तक आप बोल सकते हो कि ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने पीवाईक्यूज करें तो आप इजीली इनके आंसर जो है बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बेसिकली क्वेश्चन है फॉर फ्लो ऑफ शियर थिनिंग सूडोप्लास्टिक जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड थ्रू ए सर्कुलर पाइप अंडर स्टेडी लेमिनार एंड फुली डेवलप्ड फ्लो कंडीशन जो है वो यहाँ पर गिवन है फॉर ए सूडोप्लास्टिक फ्लूइड की पाइप में से, सर्कुलर पाइप में से जो है फ्लो कर रहा है। सो सबसे पहले हम एक सर्कुलर पाइप बना लेते हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी बिकॉज हम प्रोफाइल जो है वो कंपेयर कर पाएंगे ना, वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, यहाँ पर हम एक्सिस बना लेते हैं, ये मेरा जो है r इक्वल टू 0 हो गया। ये बेसिकली मेरी वॉल है जहां पर r इक्वल टू
स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पर भी वॉल है तो ये मेरा बेसिकली आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। मीन्स आपकी जो रेडियस है इस तरीके से ये सेंट्रल लाइन से वॉल की तरफ जो है इंक्रीज होती है, इवन इस साइड में भी, ठीक है। नाउ इन्होंने बोला सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लोकल फ्लूइड विस्कोसिटी। तो लोकल फ्लूइड विस्कोसिटी जिसे म्यू से हम डिनोट करते हैं उसका बेसिकली मतलब आपको बताना है कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ऑप्शन इन्होंने बोला है कि विस्कोसिटी सेम एट ऑल आर, डिफरेंट आर लाइक 0 पे, कैपिटल आर पे, सब जगह पे विस्कोसिटी का सेम रहेगी। म्यू इंक्रीजेस विद आर, म्यू डिक्रीजेस विद आर एंड म्यू वेरीज नॉन मोनोटोनिकली। सो ये अगर आपको थोड़ा सा अभी आइडिया हो इसके बारे में, वेलोसिटी प्रोफाइल वगैरह के बारे में, तो आप इजीली बोल सकते हो ओके बी और सी में से आंसर होगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि मेरा जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो है किस तरीके से डेल्टा यू की अगर मैं बात करूं, है ना, चेंज इन द वेलोसिटी, ये मेरा ओके एक्सिस की हम बात करते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो मुझे बेसिकली देखिए अगर मैं बात करूं शेयर स्ट्रेस की, सो टाउ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम क्या लिखते हैं, म्यू इनटू डी यू, ये डेल्टा यू या फिर डी यू, है ना, डी यू अपॉन ऑफ डी वाई, ये हम बेसिकली लिखते हैं शेयर स्ट्रेस के लिए। सो शेयर स्ट्रेस में आप देखिए डी यू अपॉन डी वाई की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से जो है मेरा डेल्टा यू जो है वो इंक्रीज होता है। आप देख सकते हो कि सेंट्रल लाइन से जब आप वॉल की तरफ जाते हो तो डेल्टा यू का जो है वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अलॉन्ग विथ ये मेरा वाई हो जाएगा, है ना। तो जो चेंज इन डी वाई यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल्टा वी, डेल्टा वाई बेसिकली। तो डेल्टा यू में जो चेंज है फॉर डिफरेंट लाइक फ्लूइड लेयर, है ना, डेल्टा वाई के लिए, सो वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है सेंटर से मेरा, जब मैं आर मतलब जब मेरा आर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में डेल्टा यू। तो ये टर्म आप बोल सकते हो जिसे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेल्टा यू को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू अपॉन ऑफ डेल्टा वाई मेरा बेसिकली जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हो या फिर इसे आप रेट ऑफ स्ट्रेन बोल सकते हो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। सो ये जो डेल्टा यू अपॉन ऑफ डेल्टा वाई है, जब मैं सेंटर से वॉल की तरफ मूव करता हूं, लाइक मैं यहाँ पर ये बेसिकली हमने लाइक फ्रंट व्यू बनाया, तो सिंपली इसमें लाइक ऊपर की तरफ जा रहा हूँ वॉल की तरफ या नीचे की तरफ आ रहा हूँ, दोनों केस में मेरा डेल्टा यू जो है डेल्टा वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाली टाइम जो मेरी है वो इंक्रीज हो रही है जब मेरा आर जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। जब मैं रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा हूं तो ये टाइम इंक्रीज हो रही है। तो ये टाइम कांस्टेंट रहने के लिए मेरा म्यू जो है क्या होगा, फॉर सूडोप्लास्टिक शियर थिनिंग जो बेसिकली मेरा फ्लूइड है उसके लिए डिक्रीज होना है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि, और अगर थोड़ा डिटेल में बात करें हम लोग कि मेरा जो शेयर रेट है वो इंक्रीज होता है जब हम लोग सेंटर से टूवर्ड्स वॉल की तरफ मूव करते हैं, है ना। टाउ जो है बेसिकली शियर रेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ठीक है, डेल यू अपॉन ऑफ डेल वाई, वो नॉट टाउ, बेसिकली डेल यू अपॉन डेल वाई, है ना, शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट आप बोल लो सिंपली, तो वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली प्रोफाइल से बता दिया। ये डेल्टा यू बेसिकली क्या होता है, लाइक ये हो गया u2 माइनस ऑफ u1। सिमिलरली डेल्टा वाई अगर आप निकालोगे तो ये डेल यू अपॉन ऑफ डेल वाई आप सिंपली बोल सकते हो कि मेरा u2 माइनस ऑफ u1 अपॉन ऑफ ये हो जाएगा y2 माइनस ऑफ y1। तो ये टाइम मेरी इंक्रीज हो रही है जब मैं वॉल की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मेरा जो म्यू है बेसिकली वो मेरा यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो म्यू जो है डिक्रीज होगा विद आर जो मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी, म्यू जो है विस्कोसिटी, लोकल फ्लूइड विस्कोसिटी डिक्रीज विद आर, है ना। तो ऑप्शन सी जो यहां पर हो गया मेरा करेक्ट है। सो ये हो गया किसके लिए, बेसिकली शियर थिनिंग सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली, तो अगेन ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो मैच द कॉलम क्या क्वेश्चन था। अगेन आप बोल सकते हो डायमेंशनलेस नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें वेबर नंबर, फ्रोडे नंबर, देन रेनॉल्ड्स नंबर, देन ग्रासहोफ नंबर जो कि हीट ट्रांसफर में पूछा जाता है। तो ओवरऑल इसे आप डायमेंशनलेस नंबर बोल सकते हो, नहीं तो इसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन बोल देते हैं, बिकॉज फ्लूइड मैकेनिक्स में ही हम लोग ज्यादातर जो है डायमेंशनलेस नंबर की बात करते हैं। वैसे तो हर मास ट्रांसफर में भी आता है, हीट ट्रांसफर में भी आता है, बट और कुछ इवन सीआरई में भी आता है, बट हम लोग ज्यादातर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करते हैं डायमेंशनलेस नंबर्स की। तो यहाँ पर सिंपल देखिए मैच द कॉलम था कि ये किसका रेशियो है, उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि वेबर, सबसे पहले आप उससे स्टार्ट करिए जो इजी नंबर है, जो आपको हमेशा याद रहता है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लाइक रेनॉल्ड नंबर, बहुत ज्यादा यूज करते हैं रेनॉल्ड नंबर का, हमें पता है कि क्या होता है, ये रेशियो होता है इनर्शिया टू विस्कस। तो सबसे पहले देखो इनर्शिया टू विस्कस, आर में बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो आप ढूंढो आर में ऑप्शन सेकंड कौन कौन सा है,
यहाँ पर ऑप्शन बी, तो यहाँ पर आपने ए और सी जो है रिजेक्ट कर दी, मतलब आपने इजीली एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। नाउ अब आर में 2 जो है, दो ऑप्शन गिवन है जिसमें कि रेनॉल्ड नंबर इनर्शियल और इनर्शियल टू विस्कस फोर्सेस का रेशियो होता है, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर हम बात करते हैं लाइक फ्राउडे नंबर या फिर वेबर नंबर, आपको कोई भी पता हो बेसिकली। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वेबर नंबर की, है ना, तो वेबर नंबर बेसिकली क्या होता है, या फिर फ्राउडे नंबर हम ज्यादा यूज करते हैं बेसिकली, है ना। सो फ्राउडे नंबर बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्राउडे नंबर इनर्शियल फोर्स ही होता है, ऊपर में तो आपका इनर्शियल टू ग्रेविटी फोर्स होता है ना। सो यहाँ पर क्यू में 1 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि क्यू में 1 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो इजीली अगर आपको दो नंबर भी पता, लाइक दो डायमेंशनलेस नंबर भी पता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। या फिर आप देखिए यहाँ पर वेबर नंबर की हम बात करें, तो वेबर नंबर क्या होता है, अगेन इनर्शियल फोर्स होता है, नीचे में इसमें आ जाता है सरफेस टेंशन, है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पी में बेसिकली फोर्थ ऑप्शन रहेगा। तो पी में देखो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन कौन से में है, ये रहा, पी में फोर्थ हो गया। देन अभी तो अगेन एस में तो थर्ड रहेगा ही बेसिकली, फिर भी हम देख सकते हैं कि ये हीट ट्रांसफर के लिए होता है सर, ग्रासहोफ नंबर बेसिकली जो बाउंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स, है ना, ठीक है। ग्रासहोफ नंबर बेसिकली जो हो जाएगा बाउंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ही इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की, देखिए 1 बाय 1 हम देख भी सकते हैं कि लाइक सबसे पहले हम बात करें वेबर नंबर, वेबर नंबर ओके, जिसे डब्ल्यू बी से आप लिख सकते हो। तो वेबर नंबर जो है वो बेसिकली होता है रो इंटू वी स्क्वेयर इंटू एल अपॉन ऑफ सिग्मा, बेसिकली जो कि सरफेस टेंशन है ना। सिग्मा यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन है। तो यहां से ही हमें बेसिकली पता चलता है कि वेबर नंबर जो है, वेबर नंबर किसका बेसिकली ये रेशो रहता है इसमें, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो कि इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंशन का बेसिकली जो ये आप बोल सकते हो इनर्शियल रो वी स्क्वायर एल जो आपका इनर्शियल फोर्सेस हो गया, और सिग्मा जो आपका सरफेस टेंशन हो गया। तो ये हो गया वेबर नंबर, करेक्ट है, जिसमें रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रहेगी, वी करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी होगी, एल जो है करेक्टरिस्टिक लेंथ यहाँ पर बेसिकली होगी, है ना, और सिग्मा तो बेसिकली सरफेस टेंशन हो जाएगा, है ना। नाउ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो जो वेबर नंबर जो रहता है बेसिकली वो इंडिकेट करता है वेदर ए ड्रॉपलेट और इंटरफेस विल डिफॉर्म और ब्रेकअप ड्यू टू इनर्शिया, है ना। सरफेस टेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो कि कोई भी ड्रॉपलेट जो है ना, वो लाइक आपकी ब्रेकअप कब होगी, ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स। तो अगर हम बात करें कि लाइक हाई डब्ल्यू नंबर है, तो बिकॉज हाई मतलब ये इनर्शियल फोर्सेस की यहाँ पर वैल्यू जो ज्यादा रहेगी, तो ये इनर्शियल फोर्स डोमिनेट करेगा। और अगर इसकी हम बात करें कि लो डब्ल्यू है बेसिकली, तो लो डब्ल्यू में क्या, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो सरफेस टेंशन जो है वो डोमिनेट करेगा। तो अभी देखिए इनर्शियल फोर्स ज्यादा होगा, तो वेबर नंबर की वैल्यू ज्यादा है, तो जो बेसिकली जो है इनर्शियल फोर्स डोमिनेट करेगा और इंटरफेस जो आपका ब्रेक होगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन के केस में इंटरफेस जो रेजिस्ट करेगा, डिफॉर्मेशन होने से जो है वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन वगैरह की हम बात कर सकते हैं कि ऑटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड जेट, ड्रॉपलेट फॉर्मेशन इन स्प्रेस, है ना, ये सब इसका एप्लीकेशन होता है। देन नेक्स्ट हम बात करें सेकंड, ऐसे ही डायमेंशनलेस नंबर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे वो क्वेश्चन का आंसर तो हमें 2 नंबर पता होने से भी हम कर पा रहे थे। सो फ्राउडे नंबर है नेक्स्ट, एफ आर सॉरी। तो फ्राउडे नंबर जो बेसिकली हमारा होता है, वो हमने देखा कि इनर्शियल रहता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स हो जाता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहां पर अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, तो फ्राउडे नंबर एफ आर इज इक्वल टू अगेन फ्लो वेलोसिटी हो गया वी, देन इसके बाद में स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू एल, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली ये जो होता है इनर्शियल फोर्सेस अपॉन, देखिए जी नीचे आ रहा है ग्रेविटी, है ना, बाकी जो आपका वो टाइम है इनर्शियल फोर्सेस के लिए आएगा, तो ये हो जाएगा इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल का बेसिकली पता चलता है फ्राउडे नंबर। लाइक अगर मेरा लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल होगा, देन ये 1 है बेसिकली तो क्रिटिकल हो जाएगा, देन इसके बाद में सुपर क्रिटिकल हो जाएगा अगर मेरा फ्राउडे नंबर जो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो लाइक हाइड्रोलिक मींस रिवर चैनल फ्लो के लिए करते हैं, स्पिलवे एंड हाइड्रोलिक जंप्स के लिए करते हैं ना, मिक्सिंग टैंक्स वेयर्स, वो सब के लिए यहाँ पर इसका हम लोग एप्लीकेशंस रहता है, यूज करते हैं। उसके बाद आता है रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर हमें पता है कि बेसिकली इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स का जो है बेसिकली रेशियो रहता है ना, इनर्शियल टू, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो इनर्शियल फोर्स ही रह रहा है अभी तक, और डिनोमिनेटर चेंज होते जा रहा है आपका। तो डिनोमिनेटर को आपको अच्छे से
याद रखना है। तो ये हो गया बेसिकली इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। और तो आर ई बेसिकली क्या हो जाता है, ओ सॉरी, आर ई इज इक्वल टू रो वी एल अपॉन ऑफ म्यू, जिसे हम लोग न्यू इंटू एल अपॉन ऑफ, ओके ये वेलोसिटी हो गया मेरा, और ये बेसिकली मैं यहाँ पर विस्कोसिटी लिख रहा था, तो उससे हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी जो है उससे चेंज बेसिकली हम कर सकते, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी से चेंज कर सकते हैं। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो कि म्यू अपॉन ऑफ रो हो जाता है ना, इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका तो रेनॉल्ड नंबर जो उससे पता चलता है हमें, लाइक लेमिनार फ्लो है ना, लाइक लेस देन 2000 रहा तो आपका लेमिनार फ्लो रहेगा। देन अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो 2000 से ग्रेटर देन है और लेस देन 4000 है तो ट्रांजिएंट फ्लो बेसिकली रहता है, ट्रांजिशनल फ्लो इन बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट बेसिकली। देन इसके बाद में हम अगर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 की बात करें तो बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये बेसिकली हम सर्कुलर पाइप की बात कर रहे हैं, सर्कुलर पाइप फ्लो के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को, जब भी कोई चीज आप लाइक क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करते हो, गेट के पीवाईक्यू, तो अगर उससे रिलेटेड सारी टर्म थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लो तो अच्छा खासा आपका रिवीजन जो हो जाता है। नो डाउट इसका हमने बेसिकली दो रेनॉल्ड मतलब कि दो डायमेंशनलेस नंबर से भी हम इसका आंसर कर पा रहे थे, बट हम यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग जो डायमेंशनलेस नंबर है उसकी हम लोग लाइक डेफिनेशन की हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, कहाँ पे उसका बेसिकली यूज होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो उससे चीजें थोड़ी सी आपको जो है रिवाइज हो जाती है। तो ग्रासहोफ नंबर जिसे हम लोग जीआर लिखते हैं बेसिकली, सो ग्रासहोफ नंबर जो है वो बेसिकली होता है बाउंसी फोर्स, बाउंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, सो अगर इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो यहां पर G देन इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू एल क्यूब अपॉन ऑफ विस्कस फोर्स में आएगा यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो है स्क्वायर रहेगा। तो G ग्रेविटेशनल हो गया। अब यहाँ पर ये थर्मल एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट होता है बीटा, है ना। डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड, है ना, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड। तो सरफेस और फ्लूइड के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो जो मैंने बोला था कि ग्रासहोफ नंबर बेसिकली हीट ट्रांसफर में यूज होता है ना, तो आप ये चीज आप देख सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस की यहाँ पर बात आ गई। देन एल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा, देन न्यू जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बाउंसी फोर्स जो है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आता है, जो कि डेंसिटी डिफरेंस कैसे आता है, टेम्परेचर डिफरेंस जब आएगा तो डेंसिटी डिफरेंस वहां पर बेसिकली क्रिएट होगा रिलेटिव टू द विस्कस रेजिस्टेंस। ओके, तो ये बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन में हेल्प करता है ना, डिटरमाइन द नेचुरल कन्वेक्शन। सिंपल है, जब हीट ट्रांसफर होती है तो वहां पर आपका जो है डेंसिटी, जब कोई चीज का लाइक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस मैं गैसेस की अगर बात करूं तो वहां पर उसका जो है डेंसिटी कम हो जाएगा, तो वो नेचुरल कन्वेक्शन बेसिकली बनता है। तो उसी के बारे में हमको बेसिकली ग्रासहोफ नंबर जो है आइडिया देता है, लाइक कि लेमिनार नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है या फिर टर्बुलेंट नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, उसका हमें बेसिकली जो है पता चलता है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि ग्रासहोफ नंबर की वैल्यू अगर बेसिकली लेस देन 10⁸ रहती है तो लेमिनार नेचुरल कन्वेक्शन रहेगा, और ग्रासहोफ नंबर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10⁹ है तो यहाँ पर इसका जो है टर्बुलेंट नेचुरल कन्वेक्शन होता है, रेट ज्यादा बेसिकली इसकी रहेगी। ठीक है, और भी काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बट हम ब्रॉडली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैकेनिकल ऑपरेशन पे पूछा गया है। मैकेनिकल ऑपरेशन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। एन इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन टॉपिक पे क्वेश्चन है कि प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड विद वॉइडेज, है ना, विद वॉइडेज की अगर हम बात करें कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड विद वॉइडेज इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली रिलेशन निकालना है कि प्रेशर ड्रॉप का रिलेशन वॉइडेज के साथ कैसा रहता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है, इनडायरेक्ट रहता है, या फिर और कुछ रिलेशन रहता है। तो इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन प्रेशर ड्रॉप की हम यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड विद वॉइडेज हमें निकालना है। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला की डेल्टा पी अपॉन ऑफ एल फॉर फ्लूइडाइजेशन, डेल्टा पी अपॉन ऑफ एल जो है वो फॉर्मूला रहता है G इंटू 1 माइनस ऑफ वॉइडेज इंटू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बेसिकली ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि डेल्टा पी बेसिकली प्रेशर ड्रॉप है, एप्साइल जो है मतलब वो वॉइड फ्रैक्शन है मेरा, वॉइडेज जिसे हम बोल रहे हैं, है ना। बेड पोरोसिटी में इसे बोलते हैं बेसिकली बेड पोरोसिटी,
देन इसके अलावा रो पी जो है बेसिकली वो सॉलिड पार्टिकल का डेंसिटी हो गया, है ना, इसे आप रो एस भी लिख सकते हो सॉलिड पार्टिकल, और फ्लूइड रो एफ जो है बेसिकली मेरा फ्लूइड का डेंसिटी हो गया, ठीक है, ये पार्टिकल के लिए हो गया। तो यहां पर आप इजीली रिलेशन देख सकते हो कि डेल्टा पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 माइनस ऑफ बेड पोरोसिटी के बेसिकली वॉइड फ्रैक्शन के, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि वन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो गया इसका, 1 माइनस ऑफ वॉइड फ्रैक्शन, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर आपको जस्ट प्रोपोर्शनलिटी बताना था कि प्रेशर ड्रॉप कैसे चेंज होगा, है ना, कैसे प्रोपोर्शनल है बेसिकली वॉइड फ्रैक्शन के साथ में, करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, गेट पे बहुत बार पूछा गया डेल्टा पी पर, ये फ्लूइडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, इस पर क्वेश्चन अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं वहां पर, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। फॉर फ्लूइड फ्लो पास्ट ए सॉलिड बॉडी दैट ड्रैग फोर्स डज नॉट डिपेंड। तो यहाँ पर ड्रैग फोर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन भी जो है मैकेनिकल ऑपरेशन से पूछा गया है। फॉर फ्लूइड फ्लो पास्ट ए सॉलिड बॉडी, है ना, फॉर ए फ्लूइड फ्लो पास्ट ए सॉलिड बॉडी द ड्रैग फोर्स, लाइक कोई भी फ्लूइड है उसमें अगर आप कोई भी एक सॉलिड बॉडी लाइक डालते हो तो उस पर ड्रैग फोर्स, बाउंसी फोर्स कैसे काम करता है ना, उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल आपको बैलेंस लगा सकते हो आप, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि बेसिकली ड्रैग फोर्स जो है ना, ड्रैग फोर्स जिसे हम लोग एफडी से लिखते हैं, है ना। ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या होता है, द ड्रैग फोर्स ऑन ए सॉलिड बॉडी मूविंग थ्रू ए फ्लूइड। किसी फ्लूइड में से कोई सॉलिड बॉडी जब मूव कर रही है और फ्लूइड फ्लोइंग पास्ट ए सॉलिड बॉडी इज प्राइमरी a result of fluid properties and flow characteristic, not properties of the solid body itself, ठीक है। तो नो डाउट उसकी साइज पे डिपेंड करेगा, शेप और साइज क्या है जो भी बॉडी वहां पर है मतलब फ्लूइड में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि फॉर फ्लूइड पास थ्रू ए सॉलिड बॉडी ड्रैग फोर्स अगर हम लिखे एफ डी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू एपी। एपी बेसिकली क्या रहेगा, प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा, इंटू एपी इंटू सी डी इज ए ड्रैग कोफिशियंट, then into rho f is the basically density of fluid into velocity square, relative velocity रहती है बेसिकली, relative velocity of fluid बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले आप देख सकते हो कौन कौन से पैरामीटर है जिस पर ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रहा है, और यहां पर इसने पूछा था द ड्रैग फोर्स डज नॉट डिपेंड, तो डज नॉट डिपेंड हमें निकालना था। देख सकते हो आपकी पहला ऑप्शन इसने दिया है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी, क्या यहाँ पर डेंसिटी किसकी आ रही है, फ्लूइड की आ रही है, ये डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की। तो सॉलिड बॉडी की डेंसिटी, जैसा मैंने डेफिनेशन में भी बोला कि वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा ना, फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, सिर्फ शेप जो रहती है और साइज जो रहती है बेसिकली पार्टिकल की, सॉलिड पार्टिकल की, उस पर सिर्फ डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे आप बोल सकते हो डिपेंड नहीं करता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ड्रैग फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। बाकी ऑप्शन देखते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा है एफडी, ओके, सो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसने डज नॉट डिपेंड पूछा था तो ये इनकरेक्ट हो गया। देन बिकॉज इस पे डिपेंड करती है, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना, सॉरी ये डेंसिटी था और ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं यू, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। देन प्रोजेक्टेड एरिया जो कि एपी है ना, तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी इस पे भी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया कि ड्रैग फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, तो सिंपली हम थर्मो लिख देते हैं, क्लासिकल थर्मो आप बोल सकते हो। तो यहां पर पूछा है ऑक्सीजन अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना, ऑक्सीजन अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन जहां पर 5 बार से एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, 5 बार से 1 बार बेसिकली यहां पर प्रेशर हो रहा है एट ए टेम्परेचर T0। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर जो है T0 कांस्टेंट रहने वाला है, करेक्ट। Then oxygen can be modeled as an ideal gas at a given condition with a constant pressure, specific heat capacity जो है वो इन्होंने दिया है CP। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एंथैल्पी चेंज क्या होगा ऑफ ऑक्सीजन पर मोल, एंथैल्पी चेंज इन्होंने पूछा है, मींस डेल्टा H हमें बताना है पर मोल इन द प्रोसेस। ओके, तो देख सकते हो आप कैसे चेंज होगा बेसिकली एंथैल्पी। तो एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा H किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, आप बोल सकते हो सिंपली डेल्टा H जो है वो फंक्शन रहेगा किसका, टेम्परेचर का। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर the enthalpy change of an ideal gas undergoing an isothermal process depends only on the temperature change, not on the pressure or volume change। तो इस केस में अब ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होने वाला, आप बोल रहे हो कि फंक्शन
मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन रहेगा टेम्परेचर का, तो डेल्टा चेंज जो एंथैल्पी चेंज पर मोल वो क्या रहेगा, जीरो रहने वाला है यहाँ पर। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आइडियल गैस लो के लिए हम डेल्टा एच लिखेंगे इंटीग्रेशन सीपी डेल्टा टी डी टी। अब हम बोल रहे हैं बिकॉज आइसोथर्मल है प्रोसेस इज आइसोथर्मल, मींस डेल्टा टी नोट जो है कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो आने वाला है ना, टी टू माइनस टी वन इज जीरो। तो यहाँ पर मेरे को डेल्टा एच बेसिकली क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, करेक्ट है। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो लाइक डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, इंटीग्रेशन लाइक हमने हटा दिया। अगेन यहाँ पर डेल्टा टी जो है मेरा जीरो रहेगा चेंज, तो डेल्टा एच बेसिकली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर एंथैल्पी चेंज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, द कम्युलेटिव रेजिस्टेंस टाइम। तो ये बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि सीआरई से पूछा गया है। द कम्युलेटिव रेजिस्टेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर ए रिएक्टर एफ टी, इट इज फाउंड दैट एफ एट टी इक्वल टू जीरो, एफ एट टी इक्वल टू जीरो जो है बेसिकली मेरा वो 0.2 दिया है। What does this indicates? मतलब t इक्वल टू जीरो टाइम क्या हो गया, इनिशियल अभी स्टार्ट ही हुआ है मेरा सिस्टम, स्टार्टिंग में ही मेरा f एट t इक्वल टू जीरो पे क्या आ गया, 0.2 आ गया। मतलब बहुत ही माइनर सेकंड्स में आप बोल सकते हो, या फिर उससे जस्ट t अप्रोक्सीमेटली जीरो हम बोल रहे हैं ना। तो कम्युलेटिव रेजिडेंस टाइम जो है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये हमें दिया है जिसे हम एफ टी बेसिकली बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कम्युलेटिव रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0.2 आ रही है एट t इक्वल टू जीरो पे। उसका मीनिंग पूछ रहा है, इंडिकेशन। ऐसा सेम क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, एक बार नहीं रिपीट हुआ है गेट में भी अब तक, ये दो बार तो पूछा गया, इतना याद है मेरे को, है ना। तो उसमें हम इसका आंसर जो है बेसिकली क्या है कि सिंपल, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो कि लाइक मेरा प्लग फ्लो रिएक्टर है एक तरीके से, ठीक है। इसमें हमने कुछ एक फीड दिया, ठीक है। इमीडिएटली वो फीड जो है कुछ पोर्शन जो है या तो वो डायरेक्टली बाईपास हो गया, या फिर हो सकता है कि जो आपका रिएक्टर उसमें चैनलिंग हो रहा है विदाउट एनी टाइम, मतलब कुछ भी उसने टाइम अंदर में नहीं लिया, इमीडिएटली वो बाहर आ गया। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से वो क्या हो गया, बाईपास हो गया आपके सिस्टम से। तो पहला वर्ड तो बाईपास इन्होंने लिखा है, या फिर हो सकता है वो चैनलिंग हो गया हो, चैनलिंग होकर मतलब रिएक्टर के अंदर से ही निकल के आ गया, उसने कोई रिएक्शन वहां पे नहीं करी, है ना। तो उसकी मतलब वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो आपका फीड का वो डायरेक्टली वाया लाइक आइदर चैनलिंग या फिर बाईपास डायरेक्टली वो प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो गया। रिमेनिंग अमाउंट जो वो लाइक रिएक्शन होएगा वहां पर कितना भी कन्वर्जन हो, उस कन्वर्जन होके आने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी, विच इज द बाईपास, है ना, बाईपास या फिर चैनलिंग बेसिकली करेक्ट है। इसका मीनिंग हो गया, मींस द कम्युलेटिव रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ टी गिव्स द फ्रैक्शन। बेसिकली एफ ऑफ टी क्या देता है हमें, एफ ऑफ टी जो रहता है वो हमें क्या देता है, फ्रैक्शन ऑफ फ्लूइड that has exited the reactor by time t। तो यहां पर t बेसिकली इन्होंने दिया था कि t 0 प्लस p, मतलब ऑलमोस्ट 0 पे ही यहां पर f ऑफ t की जो वैल्यू है वो 0.2 आती है। मींस कि ये आपका जो है डायरेक्टली एग्जिट हो गया। वो एग्जिट कैसे हो सकता है, वो चैनल के थ्रू हो सकता है या फिर बाईपास के थ्रू हो सकता है बेसिकली। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो थ्योरेटिकल में, मींस 20% ऑफ द फ्लूइड 20% ऑफ द फ्लूइड हैज लेफ्ट द रिएक्टर, लाइक मैंने जो प्लग फ्लो रिएक्टर बोला था, रिएक्टर essentially immediately आफ्टर एंट्री, करेक्ट है, ये इसका मतलब हो गया। और इसे आप ग्राफ की टाइम में अगर देखो कि आपको एफ ऑफ टी में मतलब इमीडिएटली आप ये एफ ऑफ टी का कर्व अगर हम लोग बनाए तो इमीडिएटली आप देखोगे कि टी इक्वल टू 0 पे इसकी एक वैल्यू आ गई जो कि 0.2 है। मतलब यहां से आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ कंप्लीट है ये, सिंपल था, लाइक बाईपास और चैनलिंग बेसिकली हो रहा है। तो अभी तक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि गेट के क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज, लाइक मेरे 1 मार्क्स के, अभी तक हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस पेपर के लिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, बिकॉज क्वेश्चन घूम फिर के वहीं से थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, वहां डाटा वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपको समहाउ गेट पीवाईक्यू जैसे ही मिलने वाले हैं।
कहीं तो क्वेश्चन आप देखोगे रिपीट। ये क्वेश्चन देखो केमिकल टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन। कितनी बार तो गेट में पूछा गया है कि कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने ऑप्शन दिए पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएस्टर बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलीएस्टर होगा, बिकॉज बाकी जो ऑप्शन है वो किसके? एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कंडेंसेशन का एग्जाम हो जाएगा पॉलीएस्टर जो है। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ मोनोमर, द रिएक्शन ऑफ मोनोमर विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर रिमूव हो गया। मतलब आपका एक पर्टिकुलर मोनोमर है ना, वो मोनोमर जो जब आपस में लाइक एक पॉलीमर बनाता है तो उसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर हो गया, एचसीएल हो गया, लाइक मेथेनॉल हो गया, वो सेपरेट होता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन ए डाई एसिड और ने डायोल है ना, पॉलीएस्टर का मतलब मैं बता रहा हूं बेसिकली, लाइक इसका एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीएस्टर का नेक्स्ट पेज में। तो पॉलीएस्टर का हम एग्जांपल लेते हैं। एक कॉमन एग्जांपल जो है बेसिकली वो हो गया पीईटी। पीईटी बेसिकली पॉलीमर होता है, पॉलीएस्टर होता है। पीईटी बोले तो पॉलीइथाइलिन ट्रिपेथलेट, ये बेसिकली एग्जांपल हो गया पॉलीएस्टर का। तो इसका मोनोमर क्या है देखिए, ट्रिपेथलेट एसिड जो है वो किससे रिएक्ट कर मतलब किसके साथ बेसिकली ये पॉलीमर बनाता है? पीईटी, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बनाएगा बेसिकली पीईटी, पीईटी प्लस वाटर, है ना। आप कंप्लीट इसकी रिएक्शन जब लिखते हो तो वाटर जो है इसमें सेपरेट हो रहा है। तो मेन आपका ये पॉलीमर हो गया, है ना, इसके ये मोनोमर्स हो गए, ये मोनोमर हो गया, ये बेसिकली पॉलीमर हो गया। तो यहां पर सेपरेट चेंज क्या हो रहा है बेसिकली, मतलब वाटर जो है एलिमिनेट हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? पॉलीएस्टर हो गया। बाकी अगर हम इनकी रिएक्शंस की बात करेंगे लाइक पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीविनाइल कैसे बनता है, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। पॉलीइथाइलिन की अगर हम बात करें तो पॉलीमेस इथाइलिन CH2 जो है ये आपके मल्टीपल लाइक मतलब जब रिएक्ट करेंगे विच वाया फ्री रेडिकल, तो ये बेसिकली क्या बनाएंगे? पॉलीइथाइलिन बनाएंगे, है ना। देन पॉलीप्रोपाइलिन की हम बात करें तो ये इसका मोनोमर बेसिकली क्या होता है? प्रोपाइलिन इसका मोनोमर रहता है, CH2 CH CH3, ये इसका मोनोमर हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो CH2 CHCl, है ना। ये यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन से आपके ये सारे के सारे पॉलीमर्स बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका पॉलीएस्टर, जो कि अगेन मैं बोलूंगा ये गेट का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार ये। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि अगेन सीआरई का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये। A first order reaction take place in a porous rectangular catalyst slab such that the internal diffusion is one dimensional। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर इसने दे दी, ये पोरस रेक्टेंगुलर कैटलिस्ट स्लैब में बेसिकली रिएक्शन हो रही है, दैट द इंटरनल डिफ्यूजन इज वन डायमेंशनल। तो इंटरनल डिफ्यूजन जो हो रहा है वो वन डायमेंशनल है। लेट द थीले मॉडुलस, तो ये क्वेश्चन किस पे पूछा गया? बेसिकली थीले मॉडुलस पे पूछा गया। द थीले मॉडुलस बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 से यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द इफेक्टिवनेस फैक्टर जो है उसे हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि थीले मॉडुलस एंड इफेक्टिवनेस फैक्टर में रिलेशन पूछा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो अब देखिए इसका आंसर बेसिकली आपको जो है वो यहाँ पर निकालना है। डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन दिए, लाइक अगर मेरा थीले मॉडुलस की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो जो इफेक्टिवनेस फैक्टर है वो 1 अपॉन ऑफ थीले मॉडुलस रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने रिलेशन दिया है। तो आप देख सकते हो कि जब मेरा ये जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, कि जब मेरा जो थीले मॉडुलस है, थीले मॉडुलस की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है, तब मेरा जो इफेक्टिवनेस रहेगा वो 1 बाई थीले मॉडुलस आएगा। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर लेस देन 1 रहती है, तब ये वैल्यू जो है उसका थीले मॉडुलस के साथ डायरेक्टली रिलेशन ना होके जस्ट इफेक्टिवनेस वैल्यू जो 1 आ जाती है। ये चीजें बेसिकली हमें याद रखनी होती है। ठीक है, तो यहां से अब इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो कि थीले मॉडुलस, कौन सा आंसर देखिए, ओके ये वाला तो नहीं दिया है, इसमें से आंसर रहेगा कि जब थीले मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बेसिकली, तब मेरा जो है इफेक्टिवनेस 1 अपॉन ऑफ थीले मॉडुलस, है ना, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीले मॉडुलस के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन सी हो गया बेसिकली। ठीक है,
थोड़ा डिटेल में, मतलब आप देख सकते हो कि दोनों केसेस देखिए हम ये पढ़ते हैं जब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस ये एन, ये नॉट नीटा नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, एन इज इक्वल टू वन मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम पहला केस पढ़ते हैं, केस वन, जब थिले मॉडुलस की वैल्यू लेस देन वन होती है। तो इसका इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या होता है कि मेरा डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट, डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट कंपेयर टू द रिएक्शन इज काइनेमेटिकली कंट्रोल होती है। डिफ्यूजन जो है उसमें फास्ट है, सो कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द स्लिप, बिकॉज डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है तो उसमें कंसंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो जो नीटा की वैल्यू जो मेरी बेसिकली आती है वो अप्रोक्सीमेटली वन को रीच करती है ना, अप्रोक्सीमेटली जो है वो वन को रीच करती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब जो थिले मॉडुलस है उसकी वैल्यू लेस देन वन है तो मेरा जो इफेक्टिवनेस फैक्टर है वो वन आ जाता है। केस टू की अगर हम बात करें, केस टू जहां पर थिले मॉडुलस ग्रेटर देन वन होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि डिफ्यूजन जो है स्लो है, डिफ्यूजन इज स्लो कंपेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन से बेसिकली जो है हम कंपेयर कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन यहां पर स्लो है, सो इस केस में जो इफेक्टिवनेस बेसिकली रहती है वो वन अपॉन ऑफ थिले मॉडुलस आता है, ठीक है। तो यही मैंने बेसिकली आपको बोला था कि ये आपको याद रखना होता है कि इफेक्टिवनेस फैक्टर जो है आप बोल सकते हो कि डिक्रीज होता है विद इंक्रीज द थिले मॉडुलस इन द डिफ्यूजनल लिमिटेड रेजाइम। डिफ्यूजन स्लो है तो वो आपका जो प्रोसेस बेसिकली स्लो रहता है वो क्या होता है, कंट्रोलिंग स्टेप हो जाता है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये डिफ्यूजन लिमिटेड रेजाइम रहेगा मेरा, ठीक है, जहां पर थिले मॉडुलस की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन है तब इफेक्टिवनेस वन अपॉन ऑफ थिले मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया तैयारी का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे आप बेसिकली एफएम का क्वेश्चन भी बोल सकते हो या फिर इसे आप मैथ का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। मैंने इसको बेसिकली एफएम का क्वेश्चन कंसीडर किया है वैसे, बिकॉज ये ग्रेडियंट और वेक्टर फंक्शन वगैरह की हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में भी। सो ए स्केलर फंक्शन जिसे एफ से हम डिनोट कर रहे हैं एंड ए वेक्टर फंक्शन जी। तो यहाँ पर क्या है कि एक स्केलर फंक्शन है, एक वेक्टर फंक्शन है जी, आर कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल हो रहे हैं एट ऑल पॉइंट इन ए गिवन डोमेन, करेक्ट है। सो इन्होंने बोला ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एफ इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसे ही बोलेंगे डायरेक्ट, जो सिंबल है बेसिकली किसका, ग्रेडियंट का है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड यहां पर ग्रेडियंट डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया किसके साथ, वेक्टर फंक्शन के साथ, है ना। ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट का बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो गया वेक्टर फंक्शन के साथ में, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ जी, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ जी। ये इन्होंने दो टाइम दिया पर। अब ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पहला बोला है कि बोथ द टाइम ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड डाइवर्जेंस ऑफ जी आर द वेक्टर फंक्शन। मैंने ये पूछना है कि जो डेल्टा लाइक इससे ग्रेडियंट एफ है और ग्रेडियंट डॉट डाइवर्जेंस ऑफ जी बेसिकली जो है ये वेक्टर फंक्शन रहेगा या स्केलर फंक्शन रहेगा, या कोई इसमें से एक वेक्टर है, कोई स्केलर, कोई वेक्टर है ना, वो चीज ये पूछ रहे हैं। तो ये रिलेशन हो सकता है आपको डायरेक्टली पता हो कि एक स्केलर फंक्शन है, एक वेक्टर फंक्शन है, तो क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। देखिए इन्होंने लाइक पहला ऑप्शन दिया है कि दोनों इसमें वेक्टर है, दूसरा ऑप्शन दिया दोनों स्केलर है, तो ये तो इनकरेक्ट रहेगा। देन डेल्टा, ओके, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है, जो कि इज ए स्केलर फंक्शन इन्होंने दिया है, और एक जो डाइवर्जेंस ऑफ जी है वो वेक्टर फंक्शन दिया है। इसमें यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ एफ को वेक्टर फंक्शन दिया है और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ बेसिकली जी जो है उसको स्केलर फंक्शन दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन मैंने ऑप्शन डी लिखा हुआ है। इसकी हम बात यहाँ पर करते हैं वन बाय वन। बेसिकली पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस। तो पहला मेरा क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ जो रहेगा, एफ यहां पर क्या है, बेसिकली स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन रहेगा। तो इनपुट हो गया बेसिकली स्केलर फंक्शन, है ना, लाइक एफ जो है बेसिकली फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और इसका आउटपुट जो रहेगा, ये तो इनपुट हो गया, आउटपुट जो आएगा एक स्केलर फंक्शन का, जब आप ग्रेडियंट निकालते हो तो वो क्या आता है, वेक्टर आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर हो जाएगा। द ग्रेडियंट पॉइंट in the direction of maximum rate of increase of the function। इसे मैथमेटिकली कैसे हम लिखते हैं, सॉरी, वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ अपॉन ऑफ डेल एक्स, डेल ऑफ एफ अपॉन ऑफ डेल वाई, डेल ऑफ एफ अपॉन ऑफ डेल जेड बेसिकली। तो इस तरीके से बेसिकली क्या हो गया, मेरा वेक्टर फंक्शन हो गया। सॉरी मैं वेलोसिटी लिख दे रहा हूं, इसे वेक्टर फंक्शन, ओके।
देन सेकंड फंक्शन की हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया डाइवर्जेंस ऑफ एफ। देन यहां पर हम लोग सॉरी ग्रेडियंट हो गया। नाउ डाइवर्जेंस की हम बात करते हैं। ओके, तो यहां पर वेक्टर फंक्शन जो है, वेक्टर फंक्शन यहाँ पर इनपुट रहेगा। लाइक मैं अगर जी की हम बात करें यहाँ पर, तो जी हो जाएगा बेसिकली जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई, है ना, जी ऑफ जेड। और यहाँ पर आउटपुट बेसिकली क्या आएगा, ये एक वेक्टर फंक्शन है, तो इसका डाइवर्जेंस हम निकालेंगे तब आ जाएगा बेसिकली वो स्केलर। और इसे मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिकली हो जाएगा, मैथमेटिकली इसे हम लिखेंगे डेल्टा जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस ऑफ डेल्टा जी वाई अपॉन ऑफ डेल्टा वाई प्लस ऑफ डेल्टा जी जेड अपॉन ऑफ डेल्टा जेड। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपको जो आप जब इसका निकाल रहे हो वैल्यू है ना, बेसिकली ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, तो वहां पर आपको ये देख के आप बता सकते हो कि ओके ये मेरा वेक्टर फंक्शन है, एक मेरा बेसिकली जो है स्केलर फंक्शन रहने वाला है। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप आंसर जो है इजीली कमेंट कर सकते हो। या फिर आप इसको देखिए, ये हमने डेल्टा एफ निकाला है ना बेसिकली, तो इसे बेसिकली हम देखिए कैसे करेंगे। वेक्टर ओके, वेक्टर फंक्शन में आपका आप लिखते हो ना कि मेरा आई केप जे केप, जब मैं इसका डाइवर्जेंस निकालूंगा आई केप जे केप के केप के टाइम में आना चाहिए बेसिकली, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, ये जब हम निकालेंगे इसका डाइवर्जेंस, ओके, इस सिंपली अगर मैं बात करूं कि डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं हम, बेसिकली डाइवर्जेंस होता है आई केप डेल अपॉन ऑफ डेल एक्स, देन प्लस ऑफ जे केप डेल अपॉन ऑफ डेल जेड प्लस ऑफ के केप डेल अपॉन ऑफ, सॉरी ये y आएगा यहाँ पर, देन ये z आएगा के साथ, है ना, के केप के साथ। ये हो गया मेरा डाइवर्जेंस का टाइम। अब जब इसे आप एक स्केलर बेसिकली एक स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो टाइम आएगी ना यहाँ पर, इसे आप लिख सकते हो कि इसके साथ आई केप आएगा, ठीक है, डेल अपॉन ऑफ डेल एक्स हो गया, मतलब यहाँ पे ओके नेक्स्ट में लिख देता हूं मैं कि ये जब ग्रेडियंट जो मैंने अभी लिखा, पहले ग्रेडियंट ही लिख देते हैं, डेल अपॉन ऑफ डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन ऑफ डेल वाई प्लस ऑफ के केप डेल अपॉन ऑफ डेल जे। ठीक है, तो जब आपने यहां पर बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ एफ, है ना, ग्रेडियंट ऑफ एफ जब आप निकालोगे, तो ये टाइम बेसिकली आपकी क्या आ जाएगी, आई केप, ये एफ आ जाएगा यहां पर डेल एफ अपॉन ऑफ डेल एक्स प्लस ऑफ जे केप डेल एफ अपॉन ऑफ डेल जेड प्लस ऑफ के केप डेल एफ अपॉन ऑफ डेल जेड, सॉरी अगेन ये डेल वाई रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक वेक्टर फंक्शन हो गया। ठीक है, ये वेक्टर फंक्शन हो गया। लास्ट वाली स्लाइड में पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने यहां पर कंप्लीट लिख दिया। नाउ ये कंप्लीट हो गया कि अभी मैं स्केलर फंक्शन जो एफ था वो बेसिकली मेरे को वेक्टर फंक्शन देने वाला है। तो डाइवर्जेंस जो ग्रेडियंट मेरा बेसिकली है वो वेक्टर फंक्शन आने वाला है। नाउ अब नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट देखते हैं जी के साथ में। ओके, पहले जी डिफाइन कर दे। जी मेरा बेसिकली जो है यहां पर इसके जो कि बेसिकली वेक्टर, ओके, जी को वेक्टर लिखना है तो वेक्टर आप कोई भी लिख सकते हो, लाइक G1 आई केप हो गया प्लस G2 जे केप हो गया प्लस G3 के केप हो गया। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है ना, आई डॉट आई वाली टाइम वो 1 हो जाएगी तो आई रिमूव हो जाएगा, देन और बाकी टाइम तो 0 रहेगी। और जे केप जब जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो गया, सिमिलरली के साथ होगा तो सो सिंपली जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये बेसिकली आपका डाइवर्जेंस ऑफ जी जो है ना, जब आप इसको ये रहा बेसिकली, इसके साथ हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इस वैल्यू का, तो ये बेसिकली यहां पर क्या आएगा देख सकते हो आप कि डेल G1 अपॉन ऑफ डेल एक्स आएगा, आई 1 हो जाएगा, देन सिमिलरली यहां पर डेल G2 अपॉन ऑफ डेल वाई, जे 1 हो जाएगा, देन डेल G3 अपॉन ऑफ डेल जेड, तो के 1 हो गया। तो ये टाइम बच गई। यहां पर आपको कोई भी वेक्टर नहीं दिख रहा, तो ये टाइम बेसिकली क्या रहेगी, स्केलर आ गई। तो सिंपली आप यहां से जो है आंसर कर सकते हो कि बेसिकली आपका जो है फर्स्ट ग्रेडियंट जो है वो रहेगा वेक्टर। सो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, ग्रेडियंट इज द वेक्टर फंक्शन और बेसिकली डाइवर्जेंस इज द स्केलर फंक्शन। तो हमने कंप्लीट ये देख लिया कि कैसे आता है। बाय द वे आप डायरेक्टली ये बेसिक सी चीजें हैं, है ना, आपको मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, तो आपको इजीली याद भी रहेगी चीजें। ठीक है, सो ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसे हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बोलेंगे।
तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन आपको dy अपॉन ऑफ dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6 अपॉन ऑफ x माइनस 2y माइनस 4। नाउ इसमें सब्स्टिट्यूट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द y इज इक्वल टू q प्लस k वेयर k इज द कांस्टेंट एंड द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। तो ये इक्वेशन इसको मिल जाती है dq अपॉन ऑफ dx इसमें y की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो उस केस में ये dq अपॉन ऑफ dx जो है वो मिलता है 2x प्लस 3q अपॉन ऑफ x माइनस 2q। सो यहाँ पर करेक्ट वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमें dy अपॉन dx गिवन है 2x प्लस 3y प्लस ऑफ 6 अपॉन ऑफ x माइनस 2y माइनस ऑफ 4, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है y इज इक्वल टू q प्लस ऑफ k। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब मैं बेसिकली अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, है ना, इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो डी के अपॉन ऑफ, ठीक है, सॉरी मतलब इसकी जब वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, ना इसमें पुट करने पे मतलब कि मतलब जब ये तो के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं ऐसे ही बस लिख दे रहा हूं यहां पर कि डी के अपॉन ऑफ डी एक्स जब करेंगे हम लोग तो वो क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है ना। तो डायरेक्टली हम जस्ट ये क्यू वाली बात करेंगे, ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, अभी मेरा यहां था 2x प्लस ऑफ 3y, तो y की जगह में पुट करना है q प्लस ऑफ k, नाउ प्लस ऑफ 6 अपॉन x माइनस 2y, y की जगह अगेन पुट करेंगे q प्लस k प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ 4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां पर हमने पुट कर दिया q प्लस के, तो वो डी के अपॉन ऑफ डी एक्स जो जीरो हो गया बिकॉज के इज द कांस्टेंट। नाउ अब इसमें आप इसको ओपन कर सकते हो ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2x प्लस 3q प्लस 3k प्लस ऑफ 6 अपॉन ऑफ x माइनस 2q माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 4, ये आपकी वैल्यू आ गई। नाउ अब इसको जो है, जो हमारी इक्वेशन थी, लाइक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें गिवन है कि डी क्यू अपॉन ऑफ डी एक्स जो है वो आ जाता है 2x प्लस ऑफ 3q अपॉन ऑफ x माइनस 2q। तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, इसे मतलब ये हो गया यहां से कि ये 2x प्लस 3q, तो ये जो 3k प्लस 6 कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू है जीरो होनी चाहिए, नीचे वाले में x माइनस 2q, तो ये वैल्यू जो माइनस 2k माइनस 4 जो है ये जीरो होना चाहिए, है ना, शुड बी जीरो। ये समझ आ रहा है आपको इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो, बिकॉज बोथ आर द सेम इक्वेशन डी क्यू अपॉन ऑफ डी एक्स। तो राइट हैंड साइड को हम जब कंपेयर करते हैं हमें यहां से ये मिलता है कि 3k प्लस ऑफ 6 एंड माइनस 2k माइनस 4 शुड बी जीरो, है ना, ये जो है जीरो होना पड़ेगा इंडिविजुअली इनको। तो यहां से आप सिंपली लिख सकते हो 3k प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा ये माइनस 2, के की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यहां से भी आप निकाल सकते हो 2k इज इक्वल टू 4, सो k इज इक्वल टू -2, करेक्ट है। देखो k की वैल्यू -2, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि प्रोसेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। सिंपल मटेरियल बैलेंस इसमें हम लगाएंगे, इवोपरेटर पे बेसिक क्वेश्चन है। लाइक सिंपली आप बोल सकते हो कि आपके पास एक इवोपरेटर है जिसमें फीड है, प्रोडक्ट है जिसे हम एल से लिख रहे हैं, और यहाँ पर इवोपरेटर तो वाटर इवोपरेट होगा, तो वेपर मतलब वेपर की फॉर्म में, तो हम इसे वी लिख दे रहे हैं, ये हो गया। तो सिंपली हम मटेरियल बैलेंस अगर हम इसे लगाए ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, तो एफ इज इक्वल टू वी प्लस ऑफ एल। तो एफ इन्होंने दिया है कि 10,000 केजी फीड इसमें जो है वो गिवन है केजी पर ओवर, और इसकी कंसंट्रेशन की हम बात करें तो 5% जो है कंसंट्रेशन दी हुई है। और प्रोडक्ट में अगर हम बात करें कंसंट्रेशन कितना हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लीविंग द इवोपोरेटर इज 25%, मींस यहां पर जो है 0.25% कंसंट्रेशन हो गई। ओके, तो ये हो जाएगा अगर टोटल बैलेंस हम अप्लाई करें, सो 10,000 इज इक्वल टू वी प्लस एल हो गया, ठीक है। नाउ इस पर आप डायरेक्टली सोल्यूट बैलेंस लगा सकते हो, बिकॉज यहां पर जो है वी तो जीरो रहने वाला है, बिकॉज इवोपोरेटर है, प्योर वाटर ये रहने वाला है। सो यहां पर आपको लाइक एक्स एफ आपको मिल गई, एक्स एल आपको मिल गई, तो आप डायरेक्टली सोल्यूट बैलेंस लगा सकते हो, या फिर NaOH आप बोल सकते हो कि NaOH बैलेंस हम यहां पर अगर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा सिंपली XF इंटू एफ इज इक्वल टू, ये जीरो रहेगा XV, देन XL इंटू
एल बेसिकली, है ना। तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 0.25 इंटू एल। तो यहां से आपको जो है एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2000 आ रही है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था बेसिकली, एल तो मेरा प्रोडक्ट आया, एल इज द प्रोडक्ट बेसिकली। आपको निकालना है इवोपोरेट की कैपेसिटी, मतलब कितना इवोपोरेट कर रहा है वाटर, वो इवोपोरेट की कैपेसिटी होगी, मींस आपको वी निकालना है। तो यहां से वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ एल। सो वी इज इक्वल टू 10,000 माइनस ऑफ 2000 विच इज 8,000। करेक्ट है, केजी पर आवर। तो देख सकते हो 8,000, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल मटेरियल बैलेंस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है अगेन मैच द कॉलम है, फोर्स कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, अनस्टेडी स्टेट। ओके, इसमें भी सेम आप बोल सकते हो रेलिंग नंबर, पेकलेट नंबर, फोरियर नंबर। तो डायरेक्टली आपका जो है मतलब कि डायमेंशनलेस नंबर का क्वेश्चन भी बोल सकते हो, या फिर इसे आप हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन जो है बोल सकते हो, बिकॉज ऑल आर फ्रॉम द हीट ट्रांसफर ओनली, है ना। तो देखिए फोर्स कन्वेक्शन जो है, फोर्स कन्वेक्शन में आपका आता है पेकलेट नंबर। फोर्स कन्वेक्शन में जो है पेकलेट नंबर आता है, विच इज द रेशियो ऑफ द कन्वेक्टिव टू डिफ्यूजिटिव, है ना, पी से हम लिखते हैं। ये बेसिकली हो जाता है रेशियो ऑफ द कन्वेक्टिव टू डिफ्यूजिव हीट ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव टू डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। उसके बाद नेचुरल कन्वेक्शन की अगर हम बात करें, तो नेचुरल कन्वेक्शन जो है, नेचुरल कन्वेक्शन में हम रेलिंग नंबर डिफाइन करते हैं। ओके, देन अगर अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन की अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली आपका रहता है फोरियर नंबर। तो ओके, इसमें मैं पेकलेट नंबर लिख देता हूं कि पेकलेट नंबर क्या हो जाता है, रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांडलेट नंबर। रेलिंग नंबर की अगर हम बात करें तो ग्रासोफ नंबर पहला इंटू प्रांडलेट नंबर होता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें फोरियर नंबर, तो फोरियर नंबर आपका हो जाता है अल्फा इंटू टी, थर्मल डिफ्यूजिविटी इंटू टी अपॉन ऑफ एल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर ओके, मैंने जैसा नेचुरल कन्वेक्शन में ओके फोर्स कन्वेक्शन में पेकलेट नंबर के लिए बताया कि कन्वेक्टिव टू डिफ्यूजिव हीट ट्रांसफर होता है। देन अगर हम नेचुरल कन्वेक्शन रेलिंग नंबर की अगर हम बात करें, तो नेचुरल कन्वेक्शन में फ्लो रेजिस्टेंस की बात करता है ना। तो अगर अगर मेरा रेलिंग नंबर ज्यादा है, हाई रेलिंग नंबर मींस द टर्बुलेंट फ्लो मेरा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन इसके बाद में हम अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन की बात करें, फोरियर नंबर। तो फोरियर नंबर जो बेसिकली वो है, ये हो जाएगा सिंपली हीट कंडक्शन रेट टू थर्मल स्टोरेज, हीट कंडक्शन रेट टू थर्मल एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। वो आप इजीली इसको मतलब कि मैच द कॉलम कर सकते हो, बट थोड़ा डिटेल में देखो, क्योंकि रेलिंग नंबर का क्या फॉर्मूला रहता है, पेकलेट नंबर का क्या रहता है, पूरे नंबर का क्या रहता है। तो इस तरीके से अगेन आपकी रिवीजन जो है ये हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने देखा कि फोर्स कन्वेक्शन में पेकलेट नंबर यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फोर्स नंबर पी के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब सेकंड किसी और, ओके, तो ए और सी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नो, उसके बाद सेकंड कोई नंबर देखो कि नेचुरल कनेक्शन में रेलिंग नंबर है, सो क्यू में 1, सो क्यू में 1 आप देख सकते हो यहाँ पर गिवन है ऑप्शन बी में। देन आर में थर्ड अनस्टेडी स्टेट के लिए फोरियर नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो और ये भी बोल सकते हो कि डायमेंशनलेस नंबर जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसे मैंने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम थर्मो का क्वेश्चन बोलेंगे, वैसे मास ट्रांसफर वगैरह में भी क्वेश्चन हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। नो, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए फॉर वाटर, ट्रिपल पॉइंट पे यार सबको पता होता है ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वही चीज आपको ये पूछ रहा है। ट्रिपल पॉइंट पे तो जीरो ही रहने वाली है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बिना कुछ करे आप डायरेक्टली जीरो जो है वो आंसर कमेंट कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, वेयर सी इज द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट, कितने कॉम्पोनेंट बेसिकली आपके हैं। देन पी इज द फेस, है ना, नंबर ऑफ फेस इन इक्विलिब्रियम। देन टू जो है बेसिकली यहां पर कांस्टेंट हो गया, है ना, मींस वेरिएबल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ द इंटेंसिव वेरिएबल वी कैन इंडिपेंडेंटली चेंज, एक तरीके से ना, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में। सो यहां पर मैं ट्रिपल पॉइंट एक स्पेशल कंडीशन भी होगी, तो उस केस में एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, इसमें और चीज हम लिखते हैं माइनस आर माइनस एस, ठीक है। आर अगर आपको रिएक्शन दिया, एस को आपको स्पेशल कंडीशन दिया, एस यहाँ पर 1 हो जाए, 1 हो जाएगा बेसिकली। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फेसेस की अगर हम बात करें, सो ये किसके लिए, वाटर के लिए होगा ना। तो फेस मेरा कंपोनेंट तो एक ही हो गया। देन पी जो है बेसिकली
बेसिकली यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फेसिस रहेगा ट्रिपल पॉइंट पे, सारे बेसिकली फेसिस जो है एग्जिस्ट करते हैं, प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, है ना। देन ये बेसिकली मेरा हो जाएगा 3 - 3 0, ओके ठीक है। सो एक तरीके से ये आंसर बेसिकली जो है F इज इक्वल टू 0 एट ए ट्रिपल पॉइंट द टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो फिक्स रहते हैं, यू कैन नॉट चेंज एनी इंटेंसिव वेरिएबल विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम अमंग द 3 फेसिस। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग आंसर जो है कमेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, पंप पर बेस्ड क्वेश्चन है। टू अवॉइड द कैविटेशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, सक्शन प्रेशर बेसिकली जो है आपका क्या रहना चाहिए टू अवॉइड द। तो सिंपल क्वेश्चन है पंप का, इस तरीके के क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो ये पूछे सक्शन प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द डिस्चार्ज लिक्विड बाय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। अगर आपका वेपर प्रेशर से ज्यादा रहेगा सक्शन साइड में तो कैविटेशन कभी नहीं होगा। कैविटेशन तभी आपका होता है बेसिकली जब सक्शन साइड का प्रेशर वेपर प्रेशर से लो हो जाता है, उस केस में आपकी वेपर जो है फॉर्म होती है। वेपर जो है वो पंप की जो इंपेलर होती है अलोंग विद फ्लूइड, टू फेज फ्लो आपका हो जाता है, वो वेपर आपकी हिट करती है इंपेलर को, और इंपेलर में कैविटेशन डैमेज होना स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। एंड शुड बी लेस देन वेपर प्रेशर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, अगेन आपका कैविटेशन होगा अगर ये कंडीशन हो गई तो। शुड बी इक्वल, इक्वल का भी आप रिस्क नहीं ले सकते हो, स्लाइटली आपका कैविटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस इंडिपेंडेंट वेपर प्रेशर से इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। इसमें ज्यादा कुछ लाइक है नहीं कहने लाइक, मतलब कि न्यूमेरिकली बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड ये क्वेश्चन है ना। सो हम सिंपली ये बोलेंगे कि सक्शन प्रेशर जो है, सक्शन प्रेशर वो आपका बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस कुछ मार्जिन उसमें हम रखते हैं, उस मार्जिन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, NPSH रिक्वायर्ड, NPSH रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये मार्जिन हम बेसिकली ऑलवेज रखते हैं। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि सक्शन प्रेशर अगर हम वेपर प्रेशर से हाइयर रखेंगे देन उस केस में कभी भी कैविटेशन आपका नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर हम क्या करते हैं टू अवॉइड द कैविटेशन, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, टू अवॉइड कैविटेशन, पंप के साइड में कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम कर रहे हैं। सिंपली हम बोल रहे हैं कि NPSH अवेलेबल जो है, सक्शन प्रेशर जो हम बोल रहे हैं एक तरीके से हमारा ज्यादा होना चाहिए सक्शन प्रेशर, उसमें हम लोग या मैथमेटिकली अगर कोरिलेट करें तो NPSH अवेलेबल जो है वो आपका लाइक वेपर प्रेशर प्लस NPSH रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, है ना। एक तरीके से इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। NPSH अवेलेबल ऑलवेज रिक्वायर्ड जो रहता है उससे ज्यादा रहता है और प्लस उसके वेपर प्रेशर से, है ना, ठीक है। तो NPSH जो है आपका ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, NPSH अवेलेबल। तो ये हो गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल नंबर ऑफ ए पाइप रेफर टू, इसे आप देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन भी बोल सकते हो, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन या फिर मैकेनिकल ऑपरेशन का, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में इसे हम लोग कंसीडर करते हैं या, है ना। वैसे बर्मिंगम नंबर वगैरह जो है हम वो चीज पढ़ते हैं, तो वो चीज वैसे हम प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, ओके। तो ब्रेक इवन पे क्वेश्चन नहीं था ये वाला क्वेश्चन, शेड्यूल नंबर को हम लोग प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं बिकॉज ये डिजाइन की बात आ गई, शेड्यूल नंबर पाइप की डिजाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो द शेड्यूल नंबर ऑफ ए पाइप, शेड्यूल नंबर क्या बोलता है बेसिकली, ये चीज ये पूछ रहे हैं, है ना। तो शेड्यूल नंबर जो रहता है एक पाइप का, द शेड्यूल नंबर ऑफ ए पाइप इज द स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन यूज्ड टू इंडिकेट द वॉल थिकनेस। तो शेड्यूल नंबर क्या बताता है, वॉल थिकनेस की बात करता है, वॉल थिकनेस ऑफ ए पाइप। मींस अगर किसी लाइक शेड्यूल नंबर चेंज होगा तो उससे आप ये कोरिलेट कर सकते हो कि पाइप जो है उसका थिकनेस चेंज हो रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो इट डज नॉट रेफर द पाइप लेंथ, लेंथ ये लेंथ की बात नहीं करता है, सरफेस रफनेस की बात नहीं करता है, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है उसकी बात नहीं करता। शेड्यूल नंबर सिर्फ और सिर्फ यहां पर थिकनेस की बात करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइक हाई शेड्यूल नंबर हुआ मेरा, हाई शेड्यूल नंबर, अगर हाई शेड्यूल नंबर होता है तो आपका पाइप जो है थिकर होगा, है ना, उसकी थिकनेस जो है बेसिकली ज्यादा होने वाली है, थिकर ऑफ द पाइप, है ना, थिकर द पाइप वॉल, उसकी वॉल जो है बेसिकली वॉल थिकनेस की हम बात कर रहे हैं ना, वॉल जो है थिकर रहेगी, ठीक है। सो अगर आप कुछ स्टैंडर्ड लाइक शेड्यूल नंबर की बात करो तो लाइक 10, 20, 40, 80, है ना, इस तरीके से शेड्यूल नंबर डिफाइन करते हैं। मीन सेम पाइप सेगमेंट के लिए, सेम मटेरियल के लिए अगर आप शेड्यूल नंबर बढ़ा रहे हो तो उसकी जो थिकनेस है, एक पाइप की जो थिकनेस रहती है वो थिकनेस जो है इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप शेड्यूल नंबर बढ़ा रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर इज डायरेक्टली रिलेट डायरेक्टली टू द वॉल थिकनेस, देयरफॉर द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द पर्पस ऑफ द स्टीम ट्रैप। तो इस क्वेश्चन को भी हम प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बोलेंगे, बिकॉज डिजाइन की हम बात करते हैं कि स्टीम ट्रैप का पर्पस क्या होता है। तो डिजाइन की बात कर रहा है, या फिर इसे आप बेसिक इंडस्ट्रियल बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगर आपने प्लांट चलाया होगा तो आपको पता होगा, या इवन थ्योरी में भी गिवन रहता है ये स्टीम ट्रैप के बारे में कि द पर्पस ऑफ स्टीम ट्रैप क्या पर्पस होता है। ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि स्टीम को ट्रैप करना है, स्टीम को ट्रैप करना और कंडेंसर को बाहर निकालना है, ये पर्पस बेसिकली रहता है स्टीम ट्रैप का। ठीक है, सो कोई भी स्टीम ट्रैप है वो इसलिए लगाई जाती है कि कंडेंसर को हमें रिमूव करना है टू अवॉइड द हैमरिंग, है ना। किस लिए यूज करते हैं? टू अवॉइड द हैमरिंग। तो स्टीम ट्रैप इज अ डिवाइस इन ए स्टीम सिस्टम टू डिस्चार्ज द कंडेंसेट। तो इसका पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस तो है टू डिस्चार्ज द कंडेंसेट। कौन सा कंडेंसेट? स्टीम जो कंडेंस होती है पाइप में जब फ्लो करती है, मींस वाटर को यहां पर डिस्चार्ज करना, टू डिस्चार्ज द कंडेंसेट। और सेकंड होता है टू डिस्चार्ज द नॉन कंडेंसेबल गैसेस। नॉन कंडेंसेबल गैसेस, अब नॉन कंडेंसेबल गैसेस क्या हो सकती है? लाइक एयर हो गया, है ना, लाइक एयर, विदाउट लेटिंग स्टीम एस्केप। स्टीम को जाने नहीं देना है। अगर मैं बात करूं थर्ड, स्टीम, बट स्लाइटली नो डाउट लॉस रहता है, स्टीम को नहीं जाने देना है। ठीक है, स्टीम नॉट टू एस्केप, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये पर्पस दो ही है, मैं स्टीम लिख रहा हूं कि स्टीम को जाने नहीं देना है। स्लाइटली लॉस आपका रहेगा विद ए नेग्लिजिबल कंजम्पशन और लॉस ऑफ द लाइव स्टीम। ठीक है, तो पहला पर्पस हमने देखा कि रिमूव द कंडेंसर टू प्रिवेंट द, किस लिए यूज, अब क्यों रिमूव करना है आपको वाटर को? अगर आपका टू फेज वाटर प्रेजेंट रहेगा स्टीम के साथ, मींस आपका टू फेज फ्लो होगा, तो आपका वाटर हेमरिंग होगा पाइप में, जिससे आपका पाइप जो है डैमेज हो सकता है। वाटर हेमरिंग को अवॉइड करने के लिए, है ना, टू प्रिवेंट वाटर हैमर एंड मेंटेन द हीटिंग एफिशिएंसी। वाटर को आप रिमूव करोगे तो हीट जो है आपका वो भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, देन व्हेन नॉन कंडेंसेबल गैसेस, जैसे मैंने एयर बोला, CO2 भी हो सकता है जो कि डाइल्यूट फॉर्म में रहती है, एयर, O2, CO2 वगैरह, है ना, दैट रिड्यूस द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो नॉन कंडेंसेबल गैसेस को भी रिमूव करना होता है। तो मैं इसको बोलूंगा कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन इन्होंने क्या दिया? ओनली द कंडेंसेट। तो एक माइंडसेट रहता है कि स्टीम में से मुझे सिर्फ कंडेंसेट रिमूव करना है, तो कई सारे स्टूडेंट जो ये आंसर टिक कर देंगे, बट ये इनकरेक्ट है ना, ये आंसर जो इनकरेक्ट है। सेकंड पूछा ओनली नॉन कंडेंसेट, है ना, ओनली नॉन कंडेंसेट, तो ये भी नहीं होगा इनकरेक्ट आंसर। बोथ कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंसेट, तो लाइक मैंने जो दो ऑप्शन दिए कि कंडेंसेट को डिस्चार्ज करना है और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को भी रिमूव करना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन मैंने इसको आंसर ए लिखा है। आई थिंक ये जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसमें इन्होंने ओनली कंडेंसेट, बट इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड बुक वगैरह में आपको इसका जो है रेफरेंस भी मिल जाएगा कि करेक्ट आंसर बेसिकली क्या रहेगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट 20th क्वेश्चन नंबर, जो कि 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कोरोजन। इसे भी मैं प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसे आप मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बोल सकते हो। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जहां पे हम लोग डिफरेंट मटेरियल की बात करते हैं, है ना, कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन अगर है तो फिर हम ग्रेड वगैरह चेंज करते हैं पाइप का, इक्विपमेंट का, तो वो इसलिए मैं इसे, बट अल्टीमेटली मैं इसे डिजाइन का ही पार्ट बोल रहा हूँ। तो प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया कि कोरोजन इज मेजर्ड इन माइल्स पर ईयर। हमें पता है कि कोरोजन जो है, ये खुद ही बोल रहा है कि कोरोजन जो है माइल्स पर ईयर में मेजर किया जाता है। तो इसने पूछ लिया कि वन माइल जो है बेसिकली मेरा वो क्या किसके इक्वल रहेगा? 1 इंच के इक्वल रहेगा, 1/10 मतलब 0.1 इंच के, या 0.00 इंच, देन 0.0001 इंच के इक्वल रहेगा। ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कोरोजन का जो यूनिट है वो माइल्स पर ईयर है। तो माइल्स बेसिकली जो है मील्स पर ईयर। सो इसे कॉमनली यूनिट ऑफ किसका हो गया? कोरोजन मेजरमेंट का। कोरोजन मेजरमेंट इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द कोरोजन रेट, लाइक पिटिंग कोरोजन को मुझे मेजर करना है रेट को, है ना, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं माइल्स पर ईयर, है ना। या फिर आपको कितना कोटिंग का लेयर बेसिकली डालना है कोरोजन अवॉइड करने के लिए, तो उसमें आपको कोरोजन का रेट पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो 1 माइल जो बेसिकली रहेगा वो रहता है 0.001 इंच। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 1 माइल इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ
1000 इंच, ये आ गया रिलेशन। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो कोरोजन रेट यूनिट की हम बात कर रहे हैं कि कोरोजन रेट इज ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड इन एमपीवाई भी इसे बोलते हैं हम लोग। एमपीवाई क्या हो गया, माइल्स पर ईयर बेसिकली, है ना, पर ईयर, विच टेल यू हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ एन इंच ऑफ ए मटेरियल आर लॉस्ट ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, इसका रिलेशन क्यों इसे इंच पर ईयर, मतलब इंच में क्यों हम बात करते हैं, इज इक्वल टू लाइक 0.001 इंच हो गया। मीन्स अगर लाइक माइल्स पर ईयर मतलब एक साल में आपका जो थिकनेस है उस पर्टिकुलर लाइक पाइप का इंटरनल थिकनेस जो रहे, मतलब इंटरनल साइड से वो क्या होगा कि लाइक 0.001 इंच जो उसकी थिकनेस है वो लॉस हो जाएगी ड्यू टू द कोरोजन। एक पर्टिकुलर मतलब ईयर की बहुत स्लो प्रोग्रेस, स्लो रहता है कोरोजन रेट जनरली, है ना, कोटिंग वगैरह करने से। तो उस केस में फिर आपका जो है बहुत मतलब पॉइंट्स में बेसिकली इसकी वैल्यू आती है ना। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सिंपली मेरा 1 इंच जो है वो 1000, इसका कॉरस्पॉन्डिंगली आप ये देख सकते हो, कुछ यूनिट आप ये देख सकते हो कि 1 इंच मेरा कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1000 माइल्स। देन 1 मिल इसको आप इंच में उल्टा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.001 जो कि हमारा आंसर था, है ना। या फिर आप इसको माइक्रोन में के टाइम में भी देख सकते हो, तो 25.4 माइक्रोन्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हो। तो इसी के साथ 1 मार्क्स के जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स के हमारे जो है लाइक एनएटी क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो ओके, पिछला क्वेश्चन हो गया प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स का। 9, तो फर्स्ट एमएस जो कि आपका एमएसक्यू के 2 ऑप्शंस गिवन है, दैट मींस इट्स एमएसक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये एमएसक्यू क्वेश्चन पूछा गया है और ये सीआरई का क्वेश्चन है बेसिकली, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। रिएक्शन गिवन है फॉर ए रिएक्शन 2A+B जो कि 2C एक प्रोडक्ट बना रहा है, द रेट लो इसमें गिवन है हमें, -R इज इक्वल टू KCA इंटू CA स्क्वायर रूट ऑफ CB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। इज और आर, देखिए जहां पे भी इज और आर आ गया ना, मतलब कि आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या उससे ज्यादा मल्टीपल, तो ये आपको ध्यान रखना है एमएसक्यू क्वेश्चन के लिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, द रिएक्शन रेट इज नॉन एलिमेंट्री, द रिएक्शन रेट इज नॉन एलिमेंट्री। ठीक है, देखते हैं इसका 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ बेसिकली 0.5 है, 1.5। ठीक है, रिएक्शन रेट इज नॉन एलिमेंट्री, देखिए यहाँ पर आपका जो इसका अगर यहाँ पर CA स्क्वायर होता और ये CB होता है ना, के CA स्क्वायर इंटू CB, ये जब होता तब आप बोल सकते थे ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। बट यहां पर आप बोल सकते हो कि रेट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, रेट लॉ जो है वो डायरेक्टली मतलब जो कोफिशिएंट है मेरे, है ना, उसकी पावर के साथ मतलब रिलेशन नहीं है, मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं रहेगी, रिएक्शन मेरी नॉन एलिमेंट्री रहेगी। बिल्कुल बेसिक सा चीज है ना। सो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देन ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसका ऑर्डर लाइक अब ये तो नहीं रहेगा, फॉलो नहीं कर रहा, इसमें यहाँ पर रेट लॉ में दिया है, तो यहां से हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। CA की पावर क्या 1 है, CB की पावर 0.5 हो जाएगी, 1/2। सो 1 प्लस ऑफ 0.5 विच इज n इज इक्वल टू 1.5, मींस ये भी करेक्ट है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.5। नाउ द रिएक्शन इज, जब नॉन एलिमेंट्री हो गया तो एलिमेंट्री नहीं होगा। नाउ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये 2 + 1 कब होता, जब ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती, तब इसका ऑर्डर जो है 3 रहता है बेसिकली, है ना। आप यहां से देख सकते हो 2 + 1। तो ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट है, बिल्कुल बेसिक्स आपके क्लियर रखना है। बेसिक पे क्वेश्चन जो है पूछा गया, इवन ये गेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी, नॉन एलिमेंट्री एलिमेंट्री वाला बेस्ड क्वेश्चन, इन्होंने इसको एमएसक्यू क्वेश्चन जो है बना के पूछ लिया है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमएसक्यू टाइप का ही ये क्वेश्चन रहेगा बेसिकली। आप देख सकते हो नीचे मैंने आंसर भी लिख दिए, BCD, है ना, B, C और D। ठीक है, बात करेंगे क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है हीट ट्रांसफर का है प्योरली। कंसीडर द 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन थ्रू द फ्लैट स्लैब, एक फ्लैट स्लैब है जहां पर 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है इन द x डायरेक्शन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टेम्परेचर इज नॉन लीनियर विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पूछा है इन्होंने कि कौन कौन से केसेस में जो हीट ट्रांसफर जो रहेगा बेसिकली, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टेम्परेचर जो रहेगा Tx x t, मतलब पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है बेसिकली फंक्शन है लाइक x और टाइम t का इज नॉन लीनियर विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। x बेसिकली डायरेक्शन यहाँ पर हो गई। तो देखते हैं इसको 1 by 1।
तो हमें बेसिकली टेम्परेचर प्रोफाइल एनालाइज करना पड़ेगा फॉर ए वन डायमेंशनल, मतलब ये हो गया, आप एक तरीके से बोल सकते हो 1D है ना, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन यहां पर दिया है, और फ्लैट सरफेस के लिए दिया हुआ फ्लैट स्लैब बेसिकली। तो पहला केस वो डायरेक्टली ऑप्शन से आप देख सकते हो कि लाइक सबसे पहले क्या दिया, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन हो रहा है विद ए कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, विद ए कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हम इसे ऑप्शन से बेसिकली चेक करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर बोला है कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, हीट कंडक्शन है विद ए कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, सो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में आपकी गवर्निंग इक्वेशन, अगर आप गवर्निंग इक्वेशन लिख पा रहे हो तो आप इजीली आंसर कर पाओगे क्वेश्चंस का, कि गवर्निंग इक्वेशन हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए गवर्निंग इक्वेशन। तो इस केस में गवर्निंग इक्वेशन आपकी हो जाएगी डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह आपकी गवर्निंग इक्वेशन आएगी। तो इसे आप दो बार अगर इंटीग्रेट करो ना तो एक लीनियर फंक्शन आने वाला है ये। इसे आप दो बार अगर इंटीग्रेट करोगे, ट्वाइस इंटीग्रेट ट्वाइस, देन उस केस में आप देखोगे आपको एक सिंपल लीनियर रिलेशन मिल जाएगा, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। टेम्परेचर जो है लीनियर फंक्शन है किसका, ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। इसने क्या पूछा था, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर फंक्शन, तो मेरा ए तो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट, करेक्ट है। नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया, अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। तो स्टेडी स्टेट से अब क्या कर दिया है, अनस्टेडी स्टेट हो गया, अनस्टेडी स्टेट, बाकी चीजें जो है सेम रहेगी, अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। सो अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के लिए गवर्निंग इक्वेशन अगर लिखे तो डेल्टा टी अपॉन ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन ऑफ डेल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आप देख सकते हो, देखने से आपको बेसिकली लीनियर तो नहीं लग रही है ना। इसका आप इंटीग्रेशन भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली रिलेशन यहाँ पर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आप सिंपली बोल सकते हो कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन, मतलब टेम्परेचर का जो रिलेशन है एक्स के साथ में, है ना, वो क्या आएगा, नॉन लीनियर आएगा इन एक्स ड्यूरिंग ट्रांजिएंट कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओके इसमें नॉन लीनियर रहने वाला है। नो इंटरनल हीट जनरेशन एक और टाइम ऐड हो जाएगी यहाँ पर, तो उस केस में भी आप बोलोगे कि नॉन लीनियर रहेगा। इंटरनल हीट जनरेशन, इंटरनल हीट जनरेशन भी हो रहा है, जनरेशन और कंजम्पशन जो है, तो उस केस में हम गवर्निंग इक्वेशन क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर टी अपॉन ऑफ डेल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू अपॉन के, ये आपकी गवर्निंग इक्वेशन होगी। अगेन आप बोलोगे ये भी मेरा पैराबोलिक इक्वेशन आती है ना, पैराबोलिक विच इज नॉन लीनियर। पैराबोलिक जो है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर रहेगी। टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो फंक्शन मतलब एक्स के साथ में वो यहाँ पर पैराबोलिक रहने वाला है, विच इज अगेन नॉन लीनियर। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट थर्मल, अब पहले केस में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि जस्ट थर्मल कंडक्टिविटी को यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट कर दिया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें दिया है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि K इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इस केस में जो गवर्निंग इक्वेशन आती है d बाई डी एक्स के टी डी टी अपॉन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी अगेन नॉन लीनियर है। नॉन लीनियरिटी बेसिकली आ रही है ड्यू टू द प्रोडक्ट। यहां पर आपका आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट मतलब कि आ गया, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हमने, प्रोडक्ट रूल आ रहा है। और यहाँ पर जो केटी है बेसिकली वो वेरी भी कर रहा है मेरा, है ना। केटी इज द फंक्शन ऑफ के इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो है ये नॉन लीनियर, यहाँ पर नॉन लीनियरिटी हमने इंक्लूड कर दी एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि बेसिकली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, तो ये भी नॉन लीनियर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन है टेम्परेचर का के साथ वो भी नॉन लीनियर रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सी डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने डायरेक्टली गवर्निंग इक्वेशन याद है वो करके हमने यहाँ पर जो है आंसर। बाकी हम देखिए ओवरऑल एक बार इक्वेशन की बात कर लेते हैं। 1D स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है आपका स्लेब से विदाउट हीट जनरेशन वगैरह। तो इक्वेशन बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर टी, सारी गवर्निंग इक्वेशन यही से तो लाते हैं हम।
डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ओके, ये टर्म तो सब में जीरो आने वाली है मेरा, बिकॉज ओनली एक्स डायरेक्शन में मेरा यहाँ पर ये ट्रांसफर हो रहा है। ये जनरेशन टर्म होगी, ये मेरा जीरो हो जाएगा अगर जनरेशन नहीं हो रहा है तो, है ना। और इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ एल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन ऑफ डेल्टा टी बेसिकली, है ना। तो ये सारी इक्वेशन होगी। तो यहीं से तो हमने सारी गवर्निंग इक्वेशन निकाली। लाइक पहली जो अगर हम बोले डेल स्क्वायर टी अपॉन ऑफ डेल एक्स स्क्वायर कि ओनली एक्स डायरेक्शन में है, देन जनरेशन नहीं हो रहा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है, तो ये मेरा टी भी जीरो हो जाता है। तो पहला कंडीशन जो है ये इक्वल टू जीरो आ जाता है, गवर्निंग इक्वेशन होगी। तो यहीं से सारी गवर्निंग इक्वेशन हम जो है हमें बेसिकली मिलती है ना। ये मेरी एक तरीके से मेन इक्वेशन होगी जहां से हम सारी गवर्निंग इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं, ठीक है। पैराबोलिक वाला हमने बेसिकली देखा था। पैराबोलिक किसमें मिल रही है, इंटरनल हीट जनरेशन वाला जो केस रहता है कि उसमें मेरा पैराबोलिक रहता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि लाइक अगर मैं इंटरनल, ये वाली टर्म जीरो रहेगी, स्टेडी स्टेट केस ये भी जीरो रहेगा, तो उस केस में सिर्फ डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये जनरेशन वाली टर्म रहेगी, फिर ये जीरो नहीं रहेगी, है ना। तो उसमें फिर ये टर्म आ जाती है। तो वहां से हम बेसिकली जब इक्वेशन निकालते हैं, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू अपॉन के हो जाएगा। इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमें जो है पैराबोलिक रिलेशन मिलता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पैराबोलिकली मिलता है, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को ना, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट का है। तो इसे हम लोग थर्मो का क्वेश्चन बोलेंगे, सॉल्यूशन थर्मो का एक तरीके से। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। तो इन्होंने बोला कि द वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग जो रहेगा वो ए और बी का जीरो रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली सेम रहेगा कि वॉल्यूम चेंज जो होता है आइडियल सॉल्यूशन में वो जीरो रहता है, ठीक है। देन एंथैल्पी चेंज की हम बात करेंगे कि क्या आने वाला है। देन एंट्रोपी चेंज की हम बात करेंगे और गिव्स फ्री एनर्जी की बेसिकली हम बात करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन भी एमएसक्यू ही है, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन जो है करेक्ट है। पहले में दोनों ऑप्शन थे, तीसरे में यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया मेरा कि वॉल्यूम चेंज जो है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ए और बी का वो जीरो रहने वाला है। ओके, नाउ बाकी टर्म की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया, तो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो रहेगा वो जीरो रहने वाला है। मींस जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली जो आपका वी का वॉल्यूम होगा प्लस मतलब कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है उसका टोटल समेशन आपका रहने वाला है। अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये आपका इंक्रीज भी हो सकता था, डिक्रीज भी हो सकता था, वो डिक्रीज डिपेंड करता है आपका लाइक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है कैसा, है ना। नाउ एंथैल्पी चेंज की हम बात करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर रहेगा वो बेसिकली जीरो रहने वाला है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। नो हीट इज इवोल्व्ड एंड अब्सॉर्ब ड्यूरिंग मिक्सिंग, है ना। नो इंटरमोलिकुलरली इंटरेक्शन चेंज, किसके लिए हो रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो इस केस में हीट ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो रहेगी, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया। नाउ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज का क्या होगा देखिए, एंट्रोपी चेंज जो है डेल्टा एस मिक्सिंग माइनस ऑफ आर इंटू एक्स एल एन एक्स ए प्लस ऑफ एक्स बी इंटू एल एन ऑफ एक्स बी, ये हो गया। अब यहां पर देखिए डेल्टा ऑफ मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा जब आप दो मिक्सर्स को मिक्स करोगे। इवन तो वो आइडियल है, उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट रहेगा एक्स ए का, एक्स ए का कंपोनेंट हो गया, बी का कंपोनेंट हो गया, उनको मिक्स करोगे तो डेल्टा एस मिक्स जो है वो एंट्रोपी चेंज होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है, तो ये वैल्यू जो है आपकी जीरो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नाउ द गिव्स फ्री एनर्जी, सिमिलरली गिव्स फ्री एनर्जी का भी ऐसा फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू आर टी इंटू सेम एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस ऑफ एक्स बी एल एन एक्स बी। तो गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो रहेगी जब आप दो आइडियल सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे। गिव्स फ्री एनर्जी जो है डिक्रीज होने वाली है ना, ड्यूरिंग मिक्सिंग ड्यू टू द पॉजिटिव एंट्रोपी। किसकी वजह से पॉजिटिव एंट्रोपी, यहां पर इसकी वजह से जो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज होने वाली है मिक्सिंग में, जो कि स्पॉन्टेनियस रहेगा फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप सिंपली बोल सकते हो मतलब फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कंपोनेंट ए एंड बी का है बेसिकली। सो यहां पर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज जीरो रहेगा, एंथैल्पी चेंज जो है मिक्सिंग पे
जीरो रहेगा, मतलब चेंज जो है जीरो रहेगा। देन डेल्टा एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा बेसिकली। देन डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी मिक्स, ये भी नॉन इक्वल टू जीरो रहेगा, लेस देन जीरो रहने वाला है फॉर एन स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। ठीक है, तो कंप्लीट है इसका। इजीली आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट है, ऑप्शन सी और डी जो है इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। नो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 जो है आप देख सकते हो कि मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि 5 केजी ऑफ ह्यूमिडिटी, 5 केजी ऑफ ह्यूमिड एयर, सॉरी नॉट ह्यूमिडिटी, 5 केजी ऑफ ह्यूमिड, मतलब उसके कुछ ह्यूमिडिटी है, एयर कंटेंट 0.5 केजी ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी मतलब उसमें वाटर वेपर कंटेंट है जो कि 0.5 केजी वाटर वेपर है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? ओके, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें निकालना है ह्यूमिड एयर जो है जिसका टोटल अमाउंट 5 केजी और 5.5 केजी उसमें वाटर वेपर है, केजी पर केजी है ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, एनएटी हो गया। अगेन इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो यहां पर हम देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये मैंने रेंज लिखी हुई आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की मैं गिवन थी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं। तो मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ ए टोटल, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है 0.621 इंटू PV, which is the vapor pressure upon of atmospheric pressure minus of PV, which is the vapor pressure। ठीक है, ये P atmospheric pressure हो गया, P ATM, और PV जो है वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा फाई इज इक्वल टू mv अपॉन mvs, मतलब मास ऑफ सेचुरेटेड वेपर। ठीक है, मास ऑफ सेचुरेटेड वेपर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू, ये मास ऑफ देखिए वेपर है, और बेसिकली ma जो है मेरा ड्राई एयर है, करेक्ट है। तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब हम बात करते हैं तो मास ऑफ वेपर अपॉन ऑफ मास ऑफ सेचुरेटेड वेपर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पीवी वेपर प्रेशर अपॉन ऑफ द सेचुरेशन वेपर प्रेशर, वीएस लिख दिया, मतलब सेचुरेटेड वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, सो अभी हमको क्या करना है, देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें निकालनी है, जिसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बेसिकली हम बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा मास ऑफ वेपर अपॉन ऑफ ड्राई एयर। सो मास ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं कि हमें निकालना है बेसिकली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, वो हो जाएगा mv अपॉन ऑफ ma। mv इज द मास ऑफ वेपर अपॉन ऑफ द ma, विच इज द मास ऑफ ड्राई एयर। तो मास ऑफ वेपर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली दिया हुआ है 0.5 kg वेपर है, टोटल कितना है मेरा, ओके, टोटल मेरा 5 kg। अब ड्राई एयर निकालना है तो जो टोटल आपको ह्यूमिड एयर दिया उसमें से उसका वाटर का वेपर निकाल, वाटर का अमाउंट निकाल दोगे तो वो ड्राई एयर रह जाएगा, मतलब 5 माइनस ऑफ 0.5 kg। तो ये आ गया बेसिकली 0.5 अपॉन ऑफ 4.5 kg, kg अपॉन kg रहेगा, विच इज इक्वल टू, ओके, 1/9 हो जाएगा ये। देन ये आपका हो जाएगा 0.11, ठीक है, 1/9 इज इक्वल टू 0.111। अब यहाँ पे क्या करना था, राउंड ऑफ करना था 3 डेसिमल, तो 1 आएगा, ये 0.111 ही रहेगा अप टू थर्ड डेसिमल प्लेस तक इसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो आप देख सकते हो आंसर रेंज क्या गिवन थी, आंसर रेंज इज 0.110 से लेके 0.112 तक। तो हमारा आंसर इन बिटवीन रेंज है, बहुत ही बिल्कुल स्पेसिफिक रेंज है ना, 0.111। 0.112 भी लिख देते तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, और 0.110 लिखोगे तो भी आपका आंसर जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है बेसिकली इसे हम लोग एफएम का क्वेश्चन बोलेंगे, है ना। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 1, है ना, फ्लोट कर रहा है लिक्विड में,
विथ 60% इसका वॉल्यूम जो है वो आउटसाइड ऑफ द लिक्विड है, तो 40% इनसाइड द लिक्विड है, मतलब सबमर्ज्ड और का है। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1000 kg, द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर जो है हमें कैलकुलेट करना है, राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम सारे डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। सो देखिए हमें डेंसिटी ऑफ स्फीयर यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, आप यहाँ पर बैलेंस अप्लाई कर दो बेसिकली कि बाउंसी फोर्स जो है, ग्रेविटी फोर्स और बाउंसी फोर्स जो है वो इक्वल रहने वाला है। लाइक मेरा एक लिक्विड है यहाँ पर, इस लिक्विड में कोई एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, स्फीयर दिया है, ठीक है, स्फीयर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये बेसिकली जो है 60% आउटसाइड है, 40% इनसाइड रहने वाला है। फ्लूइड की डेंसिटी, मेरा जो फ्लूइड है रो फ्लूइड, वो मेरा 1000 kg है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ बेसिकली जो स्फीयर है उसे रो एस लिख देते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर 60% मीन्स ये क्या हो गया 0.6 टोटल वॉल्यूम, लाइक इसका मेरा v है बेसिकली स्फीयर का, तो ये 0.6 v जो है वो बाहर हो गया और 0.4 v जो है बेसिकली वो अंदर हो गया इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं Fg इक्वल टू, सिंपल किया होगा बायंसी फोर्स जो है वो यहाँ पर इक्वल होगा ग्रेविटी फोर्स के, बिकॉज ये बेसिकली मेरा जो है पार्शियली सबमर्ज्ड है यहाँ पर। तो अब ये ग्रेविटी फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, रो ऑफ स्फीयर इनटू v टोटल इनटू g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाउंसी फोर्स के लिए रो किसकी, लिक्विड का रहेगा उसमें बाउंसी फोर्स में, है ना। लिक्विड बेसिकली से बाउंसी फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटी नीचे रहेगा बेसिकली Fg, बाउंसी फोर्स जो है ऊपर की साइड में लगेगा, तो ये बैलेंस होगा, तभी ये बेसिकली यहाँ पर पार्शियली सबमर्ज्ड है ये, ठीक है, फ्लोट करेगा उसी कंडीशन में ये। देन v सबमर्ज्ड, कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है ये वो आ जाएगा इनटू g ग्रेविटी, ठीक है। तो g से g यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। सो रो ऑफ स्फीयर हमें कैलकुलेट करना है, इनटू v टोटल, हम v रहने देते हैं इसे, इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड जो कि 1000 हमें दी हुई है, देन v सबमर्ज कितना है 40%, तो ये 0.4 v यहाँ पर आ जाएगा, v इज द टोटल, है ना, इसको vt भी लिख सकते हो, इनटू ऑफ g, ओके g कैंसिल आउट हो गया। नाउ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा अभी। सो रो ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज अवर आंसर। सिंपल सा बैलेंस था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। Fg इज इक्वल टू Fb का, तो करेक्ट आंसर इज द 400। इसका आंसर रेंज देखो आप कितना दिया, अच्छा खासा 392 से 408 तक, तो 400 जो है और राउंड ऑफ करना था 1 डेसिमल प्लेस, मींस कि 400.0 आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 अगेन विच इज फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन। कंसीडर ए स्टेडी लेमिनार fully developed flow of a Newtonian fluid through a pipe। एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड, फॉर ए सेम फ्लूइड इफ द पाइप डायमीटर को जो है हाफ कर दिया इसने, लाइक d1 है मेरा, ठीक है, तो d2 क्या किया कि हाफ कर दिया है d1/2, कीपिंग द रेनॉल्ड नंबर सेम, रेनॉल्ड नंबर जो है कांस्टेंट रखा है, रो वी डी बाई म्यू हम लिखते हैं। प्रेशर ड्रॉप जो है इंक्रीज होगा बाई फैक्टर, तो प्रेशर ड्रॉप जो है यहाँ पर रिलेशन निकालना है कि डेल्टा P1 जो है P2 जो है P1 के कैसे लाइक लिंक होगा ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब ये हमें निकालना है किस रेशियो में बेसिकली रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको बिकॉज लेमिनार फ्लो गिवन है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये लेमिनार फ्लूइड गिवन है, तो आप सिंपली लिख सकते हो डेल्टा P इज इक्वल टू 32 म्यू V अपॉन ऑफ डी स्क्वेयर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अपॉन डायमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। सो यहां पर चेंज क्या हो रहा है, बेसिकली डायमीटर ही हो रहा है, सो आप बोल सकते हो डायरेक्टली डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इफ द पाइप डायमीटर इज हाफ कीपिंग द रेनॉल्ड नंबर सेम द प्रेशर ड्रॉप इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब देखिए रेनॉल्ड नंबर जो है सेम रखेगा उस केस में, रो वी डी यहाँ पर हमने लिखा, जब रेनॉल्ड नंबर सेम लिखेगा तो यहाँ पर आप सेम कब रह सकता है, जब आप डायमीटर बेसिकली जो है यहाँ पर हाफ कर रहे हो, तो आपको वेलोसिटी को क्या करना होगा, डबल करना होगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इस केस में आप V2 जो है वो ट्वाइस होगा V1 के। ये रिलेशन आपको समझ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी और डी जो है बेसिकली डायमीटर चेंज होने वाला है, तो ये हो जाएगा बेसिकली मेरा ट्वाइस अपॉन ऑफ 1/2 का स्क्वायर, तो यहां से मेरा ये आ जाएगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 और ये भी मेरा ऊपर में चला जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बेसिकली 8। मीन्स डेल्टा P2 जो रहेगा वो 8 फैक्टर से चेंज होगा डेल्टा P1 के। करेक्ट है? सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 8। हमारा आंसर क्या आ रहा है, डेल्टा P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 टाइम्स ऑफ द डेल्टा P1। मीन्स इसने क्या पूछा था, फैक्टर पूछा था, प्रेशर ड्रॉप किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, तो किस फैक्टर से चेंज हो रहा है 8। अब इसमें राउंड ऑफ बोला था इसने टू 1 डेसिमल प्लेस, और आंसर की आप रेंज देख सकते हो, तो 8.0 आप कर सकते थे, 7.8 से 8.2 जो है रेंज की बना है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये बेसिकली आप बोल सकते हो सीआरई का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। तो अगेन ये भी एनआईटी टाइप का क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द रेट लो गिवन है, ओके, इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट, ओके, रेट लो ही हमें एस्टिमेट करना है फॉर ए रिएक्शन ए टू बी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज द CA दिया है, was measured in isothermal well mixed constant volume batch reactor at various time। तो ए प्लॉट ऑफ CA स्क्वायर वर्सेस T वाज लीनियर। ये बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करो तो वो लीनियर आता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, तो आप रेट लो कैलकुलेट करोगे तो वहां पर आपको जो है ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन जो रहेगी वो A to B रहने वाली है। इट इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द रेट लो हमें कैलकुलेट करना है A to B, द कंसंट्रेशन जो है CA गिवन है, प्लॉट जो बेसिकली ड्रॉ कर रहा है जो कि CA स्क्वायर वर्सेस T में वो लीनियर आ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं रेट DCA अपॉन ऑफ DT K इंटू CA पावर N, बिकॉज हमें ऑर्डर पता नहीं है इसलिए हम लोग N यहां पर लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो N रहने वाली है। ठीक है, नाउ यहां पर बेसिकली आप लिख सकते हो CA पावर 1 माइनस ऑफ N, स्टैंडर्ड इक्वेशन से N माइनस 1 इज इक्वल टू CA नॉट पावर 1 माइनस ऑफ N अपॉन N माइनस 1 इंटू KT। ठीक है, मतलब डायरेक्टली बेसिकली हम यहां पर ये लिखना चाह रहे हैं, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको लाइक इंटीग्रेट कर सकते हो आप। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, माइनस DCA, कंसंट्रेशन को इधर शिफ्ट कर दोगे, CA पावर N हो जाएगा, और देन इसके बाद इज इक्वल टू ये K, देन DT इधर आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो कहां से, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन, यहां पर टाइम आ जाएगा 0 से T। इसे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आ गया बेसिकली CA पावर 1 माइनस N अपॉन ऑफ N माइनस 1 हो गया। ठीक है, देन इज इक्वल टू CA नोट 1, मतलब ये जब कंसंट इसकी CA और CA नोट की जब वैल्यू पुट कर दोगे तो ये टर्म आपको मिल जाएगी। करेक्ट है, नाउ ओके, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो CA पावर 1 माइनस N माइनस ऑफ CA नोट पावर 1 माइनस N अपॉन ऑफ N माइनस 1 इज इक्वल टू KT बेसिकली, है ना। यहीं से तो ये वाली इक्वेशन जो है यहीं से आई है ना, इसको लाइक आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। अभी यहां पर आप इसको जो है कंपेयर कर सकते हो, मेरा बेसिकली 1 माइनस N जो है 1 माइनस N, ये देखिए आप इसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ये आपकी इक्वेशन आ गई ना, लाइक y इक्वल टू mx प्लस c बेसिकली, है ना। तो लाइक ये वैल्यू मेरी कांस्टेंट होगी, ये y है, तो यहां पर बेसिकली इसको जब आप कंपेयर करोगे तो ये मेरा जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या दिया है, CA स्क्वायर दिया है, तो 1 माइनस N इज इक्वल टू 2 रहेगा। N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1 आने वाला है। ओके, तो आंसर जो है माइनस, हाँ रेंज देखिए आप -1, तो इसमें कोई आपको -1 ही आंसर करना है। ये बहुत ही केयरफुली आपको लाइक 1 आंसर नहीं करना है, -1 इंटीजर इसने बेसिकली पूछा था, तो एक्जैक्टली -1 ही इसका आंसर है, -1 टू -1 बेसिकली रेंज दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, CA इज इक्वल टू -1। करेक्ट है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसे आप प्रोसेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन बोल सकते हैं। वैसे सिंपल ये बैलेंस क्वेश्चन रहेगा, बैलेंस पे बेस मटेरियल बैलेंस आप बोल सकते हो, या फिर है ना। तो यहां पर देखिए 600 पाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन ए मेटेलिक सिलेंडर एट 20 डिग्री एट ए प्रेशर सच दैट गैस का जो डेंसिटी है वो 10 kg पर मीटर क्यूब रहेगा। स्टोरेज कैपेसिटी सिलेंडर का हमें पता करना है, जहां पर हमें ऑक्सीजन कितना स्टोर है वो दे दिया, 600 पाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज स्टोर इन ए मेटेलिक एट ए प्रेशर सच दैट गैस डेंसिटी जो है उस टाइम पे 10 kg पर मीटर क्यूब रहने वाला है। तो राउंड ऑफ करना आंसर को 2 डेसिमल प्लेस। सो प्रोसेस कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है सिंपली,
और आप देखिए इसमें सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 पाउंड बेसिकली कितना होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 केजी बेसिकली आपका रहेगा। तो यहाँ पर हमें दिया है मास जो है वो 600 पाउंड दिया है, तो इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं केजी में, 0.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272.4 केजी आ गया, 600 पाउंड। नाउ डेंसिटी जो है यहाँ पर दी है 10 केजी पर मीटर क्यूब। सिंपल यूनिट की बात है, रो बेसिकली क्या होता है, m/v होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, स्टोरेज कैपेसिटी मीन वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है आपको। सो वॉल्यूम हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर मास अपॉन डेंसिटी। सो मास इज इन केजी 272.4 केजी, डेंसिटी इज 10 केजी पर मीटर क्यूब। सो मास विल कम इन द सॉरी वॉल्यूम विल कम इन द मीटर क्यूब। सो 272 ये हो जाएगा बेसिकली 27 है ना, 27.24 मीटर क्यूब। तो राउंड ऑफ करना था 2 डेसिमल प्लेस, एक्जैक्टली 27.24 लिखोगे तो इस रेंज में रहेगा 27.24। ठीक है, तो सिंपल ये था बेसिकली यूनिट कन्वर्जन पे आप क्वेश्चन को बोल सकते हो, क्योंकि हम प्रोसेस कैलकुलेशन में सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन ही पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये बेसिकली मैथ का क्वेश्चन है, अगेन सिंपल सा, जिसमें एक हमें दे रखा है बेसिकली y नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन दिया है x इंटू ई पावर 2x अपॉन साइन 3x। तो इसमें y नॉट की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x टेंस टू 0 पे बेसिकली, है ना। तो सिंपली लिमिट अप्लाई करना है, बट डायरेक्टली जब आप लिमिट अप्लाई करते हो इसमें तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो 0/0 की जब हम फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल जो है वो अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ही रहेगा। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो x, ओके ये मल्टीप्लाई रूल वाला हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई पावर 2x देन प्लस, अब x का करेंगे तो 1 आ जाएगा और e पावर 2x। डिनोमिनेटर में बेसिकली साइन 3x क्या हो जाएगा, 3x का ये 3 आएगा, देन साइन x इज द कोस 3x, पॉजिटिव ही रहेगा, ये वैल्यू आ गई बेसिकली। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, x टेंस टू 0 जब पुट करते हो, पुट x टेंस टू x इज इक्वल टू 0, तो ये बेसिकली आपकी टाइम जो 0 हो जाएगी, e पावर 2x, e पावर 0 बेसिकली क्या रहेगी, ये 0 प्लस e पावर 0 अपॉन 3 कोस 0। सो ये e पावर 0 1 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 है, कोस 0 बेसिकली 1 रहेगा। सो 1/3 विच इज इक्वल टू 0.33, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना था तो 0.33 आंसर हो जाएगा, जो कि विद इन रेंज है बेसिकली। तो सिंपल एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना था। तो आपने देखा मैथमेटिक्स से दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए बड़े ही सिंपल है अभी तक। एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड था, एक आपका बेसिकली ये आ गया अभी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने का लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि सॉल्यूशन थर्मो से पूछा गया है। फुगासिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द फुगासिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सैचुरेटेड वेपर ऑफ ए प्योर स्पीसीज इज 8100 किलो पास्कल पे बेसिकली फुगासिटी कितनी गिवन है, 0.74। ठीक है, 0.74 यहाँ पर फुगासिटी गिवन है। द फुगासिटी ऑफ इट्स सैचुरेटेड लिक्विड एट 8100 kg किलो पास्कल इज इक्वल टू फुगासिटी ऑफ इट्स सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर पे हमें गिवन है, सैचुरेटेड लिक्विड के लिए हमें फुगासिटी जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फुगासिटी, ओ सॉरी मैंने फुगासिटी बोला, एक्चुअली फुगासिटी कोफिशिएंट गिवन था, तो फुगासिटी कोफिशिएंट गिवन है तो फुगासिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फुगासिटी कोफिशिएंट गिवन है, देखिए फुगासिटी कोफिशिएंट लिखते हैं पहले तो हम लोग, फुगासिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू फुगासिटी अपॉन प्रेशर जो कि गिवन है हमें। तो फुगासिटी कोफिशिएंट मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू एफ, एफ इज द फुगासिटी, फाई इज द फुगासिटी कोफिशिएंट हियर एंड पी इज द प्रेशर। तो इसमें जो वैल्यू गिवन आप पुट कर दो, आपको कैलकुलेट करना फुगासिटी, तो वो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ द प्रेशर। तो 0.74 इज द फुगासिटी कोफिशिएंट इनटू पी, पी इज द 800, तो ये वैल्यू आपको किसमें मिलेगी, किलो पास्कल में। फुगासिटी कोफिशिएंट इज द लाइक डायमेंशनलेस नंबर, तो 0.74 इंटू 8100 कितना आ जाएगा, 5994 किलो पास्कल। तो आंसर ये आपका डायरेक्टली आ गया आंसर, 1 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। रेंज में आंसर देखिए 5994, तो 5996 तक रेंज है, 92 से 96 तक। सो आपको ये देना था, राउंड ऑफ करना था 1 डेसिमल, तो इसके आगे 0.0 आप लिख सकते हो, करेक्ट है।
तो गाइस इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद बिकॉज काफी लेंथी हो गया है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने सारे कवर कर लिए, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, है ना, जिसमें हमने देखा कि क्वेश्चन 1 टू 20 जो थे वो बेसिकली एमसीक्यूज थे, और क्वेश्चन 21 टू 30 जो थे बेसिकली वो सबसे पहले एमएसक्यू चले, देन उसके बाद में एनएटी सारे आ गए। इसमें आपका 1/6 नेगेटिव मार्किंग था, इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था बेसिकली, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स की है और ये भी 1 मार्क्स की है। तो इस तरीके से हमने आप बोल सकते हैं कि 30 मार्क्स का पेपर जो है वो हमने कवर कर लिया है। रिमेनिंग जो 40 मार्क्स के, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर है ये। सो इसके साथ ही इस वीडियो को एज ए पार्ट बी में अपलोड कर दूंगा, पार्ट बी ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2023 केमिकल इंजीनियरिंग पेपर का पार्ट बी में आप देखोगे कि आपको 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ओके गाइस, इसके साथ ही इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू, thanks for watching for this video, and for more videos don't forget to subscribe Chemcare Academy YouTube channel.